मौन है। मैं हूं सिकंदर बख्त और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर पांचवें T20 इंटरनेशनल के बाद, जहां पाकिस्तान के बॉलर्स ने एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस दी और पिछले मैच से भी छोटा टोटल जो है वो डिफेंड करने में कामयाब रहे। पाकिस्तान ने 6 रन से ये मैच जीता और सीरीज में 3-2 की बर्तरी हासिल कर ली है। इसका मतलब यह है कि प्रेशर ऑन इंग्लैंड, अब उनको ये सीरीज जीतने के लिए बाकी दोनों मैचेस जीतने होंगे। बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस मैच को देख के हमने डिस्कस करने हैं हमारे सेगमेंट्स में, और उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट जो आज मौजूद हैं। स्टार्टिंग विद टू माई राइट, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। और मेरे बाएं तरफ बैठे हुए हैं वहाब रियाज, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, जिन्होंने आज बहुत सारी बातें करनी है पाकिस्तान की बॉलिंग, क्योंकि बॉलिंग जो है वो पिछले 2 मैचेस से काफी जोर लगा रही है। ठीक है, और आप लोगों के लिए एक स्पेशल गेस्ट, सरप्राइज गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे लिए भी सरप्राइज था, एंड विद अ बिग वार्म वेलकम, मोहम्मद वसीम, चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। वेलकम टू द शो। थैंक यू सिकंदर। आपके लिए प्लेटफॉर्म तो वैसे नया नहीं है, आप यहाँ आया करते थे पहले। तो आज बहुत सारी बातें करेंगे। आप, मुझे लग रहा है आप होस्ट करना चाह रहे हैं। आप नहीं, आज स्टार्ट उधर से कर रहे हो, खत्म भी वहीं करें। ठीक है, आपसे स्टार्ट करते हैं सर। पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस इस सीरीज में हमने देखी। एक्सपेरिमेंटेशन करनी थी, रोटेशन करनी थी पाकिस्तान की टीम ने, जिस तरह इंग्लैंड भी कर रहा है, टू फाइंड द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर द वर्ल्ड कप, एंड ऑफ कोर्स द प्रेशर ऑफ विनिंग द सीरीज एट द सेम टाइम। तो अभी तक ओवरऑल जो आपने देखा 4 मैचेस कराची में और अब यहाँ पर, सेटिस्फाइड हैं विद द ओवरऑल परफॉर्मेंस? पाकिस्तान के 3-2 लीड तो कर रहा है पाकिस्तान, सर्टेन एरियाज होंगे जो आपने देखे होंगे कि कैन बी फाइन ट्यून्ड और बेटर। देखिए, एज यू सेड बिफोर एनी मेगा इवेंट, कोई भी सीरीज आपकी होती है, कोई भी प्रिपरेशन के मैचेस होते हैं, ठीक है, उसमें एक्सपेरिमेंटल आप उस पर जाते हैं चीज़ें करने के लिए, बट इन द सेम टाइम विनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू वांट टू कैरी दैट मोमेंटम। सो जो बात रिजल्ट्स की है सो फार सेटिस्फाइंग कि जिस तरीके से हमारी टीम खेल रही है, बाकी जैसे आपने बोला कि काफ़ी चीज़ें ट्राई आउट हो रही हैं, चाहे बैटिंग ऑर्डर आप देख रहे हैं, टीम कम्बिनेशन देख रहे हैं, हर मैच में ऑलमोस्ट टीम आपको चेंज होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन बात फिर वही है कि पॉइंट्स ऑफ कंसर्न डेफिनेटली कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, एंड दैट्स व्हाट वी आर होपिंग फॉर, कि अभी भी हमारे काफ़ी मैचेस मौजूद हैं वर्ल्ड कप से पहले, तो उसके अंदर जो और चीज़ें जो थोड़ी सी जहाँ पे कमी नज़र आ रही है, कि हम उनको भी थोड़ा जो फाइन ट्यूनिंग है उसके अंदर, और जो फाइनल आपका एक कम्बिनेशन है, लेट्स से कि पहले 11-12 प्लेयर्स हैं, तो बिफोर एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड कप जो हमारे वार्म अप मैचेस हैं, होपफुली वो सॉर्ट आउट हमारे हो जाएंगे। ऐसा कहीं होता है आपको फील कि पाकिस्तान ऑफ कोर्स होम सीरीज खेल रहा है, होम कंडीशंस हैं, एक तो हमें बताया गया था मुल्तान, पिंडी, कराची और लाहौर में पिचेस को पूरी तरह रीले नहीं, लेकिन सर्टन काम किया गया उन पे, कि पाकिस्तान कमांडिंग पोजीशन में आउट ऑफ ट्रबल निकल के मैचेस जीत रहा है, हार्ड वर्क करना पड़ रहा है उनको। तो क्या ये रीजन है कि न्यूली लेड पिचेस आर आल्सो अ टेस्ट फॉर पाकिस्तान? देखिए, अभी जैसे मुल्तान के अगर आपने डोमेस्टिक T20 देखा हो, वहाँ पे तो काफ़ी आपको लाइवली पिचेस भी नज़र आई है, वहाँ पे जो रिले हुई है सर्विस वहाँ पे, तो उसके बाद से वहाँ पे बाउंस काफ़ी बेहतर हुआ है, और ओवरऑल देखते हैं जहाँ जहाँ पे भी सर्विस दोबारा रिले की गई हैं, तो ऑब्वियसली अभी जब शुरू के मैचेस होते हैं तो थोड़ा सा आप श्योर नहीं होते कि इस पिच ने अभी एज मतलब कैसे आपने उसने बिहेव करना है। तो जैसे मतलब कराची की पिचेस थी, वी आर एक्सपेक्टिंग मे बी बिट मोर टर्न ऑन दैट, लेकिन उतना टर्न उसमें नहीं मौजूद था, अच्छी बैटिंग पिचेस थी। आज का पिच भी आई एम श्योर के सारे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हाई स्कोरिंग एक मैच होगा, लेकिन वी एंडिंग अप हैविंग अ गुड मैच, लो स्कोरिंग मैच। लेकिन ओवरऑल देखने तो प्रिपरेशंस के लिए फिर मैं कहूँगा कि हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है जी, कि हमारा जो एक कॉम्बिनेशन है टीम का, और जो लड़के हमारी बेंच पे बैठे हुए हैं उनको भी मौके मिले, ठीक है ना। तो बॉलिंग में तो काफ़ी अच्छे में रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और वी आर होपिंग कि बैटिंग में भी आगे चल की चीज़ें आपको बेहतरी नजर आएगी इसमें। चलिए फोकस करते हैं आज के मैच के, मैच समरी देखते हैं। और आज हुआ क्या, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और उनको बैटिंग दी गई इनफैक्ट, और पाकिस्तान ने आज 145 बनाया ऑल आउट। 19 ओवर खेल सका पाकिस्तान, जिसमें 7 बैट्समैन सिंगल फिगर्स में रहे। रिजवान एक बार फिर हाईएस्ट स्कोरर रहे, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे, 63 और 46 हार्ड फॉट 63 रन थे उनके। और फिर बाकी जो है बिट्स एंड पीसेस में जो है कॉन्ट्रीब्यूशंस आती गई, 16, 10, और पाकिस्तान 145 बना पाया। कुछ रन आउट्स थे जिसमें नवाज बगैर कोई रन बनाए चले गए और शादाब की विकेट भी चली गई। इंग्लैंड के लिए भी काफ़ी हार्ड था इसको चेस करना, और इनफैक्ट नहीं कर पाए, 6 रन से शॉर्ट हो गए। उनका जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, कि वो आते हैं ऑल एंड आउट, ऑल अटैकिंग आते हैं, वो कितना कारआमद साबित हो रहा है उनके लिए, वो उनका थिंक टैंक और कैंप जानता है, दैट्स देयर स्टाइल ऑफ प्लेइंग। बट इस पर मैं डिस्कस करूंगा, आपसे स्टार्ट करता हूँ। रिजवान पे शुरू कर रहा हूँ, सवाल रहने दें। रिजवान से शुरू करें, बताइए। देखिए, रिजवान का हमेशा अभी रिसेंटली एशिया कप से अब तक स्ट्राइक रेट के ऊपर बात की गई, लेकिन अभी 2 मैच ऐसे हुए हैं
जिसमें स्ट्राइक रेट बहुत हाई नहीं लेकिन पाकिस्तान जीती, तो ये इम्पैक्टफुल प्लेयर हो गए। इन्होंने किए आज 63, सेकंड हाई स्कोर 15 रहा, तो कितना ह्यूज डिफरेंस है। उससे पहले वाले मैच में 88 किए और सेकंड हाई स्कोर 36। तो इस कभी कभार आप देखते हो कि प्लेयर के जो जब खेल रहा है कैसी पिच है, बॉलिंग कैसी है, आपके साथ कितने प्लेयर्स आउट हो गए। तो इसमें 2 मैचेस में सर्टेन मतलब नज़र आ रहा है कि रिजवान जिस तरह से खेल रहे हैं, मैं भी छक्के चौके नहीं लगाते, लेकिन क्या है कि गेम को लेके चल रहे थे, पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश की। ये 5वां मैच हो गया। फिर मैं बोल रहा हूँ कोई और ये 50 रन करता तो बड़ी शोर मच जाता कि आज इन्होंने 50 कर दिए, लेकिन इनका जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान टीम के लिए इस सीरीज़ के अंदर वो आउटस्टैंडिंग है और बहुत भरपूर परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही एक दफ़ा फिर। और आखिर में लो स्कोरिंग मैच को जीतना इतना आसान नहीं होता। आमिर जमाल को खिलाया और लास्ट 2 ओवर्स उनको दिए, ये एक गुड साइन भी है कि एक नया बॉलर आता है वो आके लास्ट के 2 ओवर्स कर रहा होता है। तो ये मेरे ख्याल से आगे गुड लक इनके लिए फ्यूचर के लिए। और नवाज ने शुरू में दायरे में 2 ओवर्स किए, वो भी बड़े अच्छे रहे, 9 रन दिए। अगर देखें तो सारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, कंटेन किया। अगर देखते इफ्तिखार ने, उसने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो ये लो स्कोरिंग मैच जीतना इतना आसान नहीं होता और बैक टू बैक पाकिस्तान 2 मैचेस जीते हैं। बाकी एक वसीम पे सवाल कर लूँ फिर मेरी छुट्टी। चलिए कर। दीवार के उस तरफ थे हैदर अली और शान मसूद, जब सिलेक्शन नहीं हुई थी वर्ल्ड कप की ना, उसमें फिर आपको डिफेंड करना पड़ता था और ऑब्वियस सी बात है कि वो इस वजह से नहीं हो रहे। अब दीवार के साथ हो गए, आपके साथ आ गए, दोनों इस टीम के अंदर मौजूद हैं। अब कैसा लग रहा है? कोशिश कर रहे हैं दोनों लेकिन परफॉर्म नहीं हो रहा। अभी आप डिफेंड कर पाएंगे या नहीं? देखिए हैदर तो ओवरऑल पार्ट ऑफ द टीम रहा है, अगर आप पिछली सीरीज भी देखते हैं वो टीम का हिस्सा वो रहे हैं। एक इंडक्शन जो नया हुआ वो शान मसूद का था। ऑब्वियसली इट्स टू अर्ली टू जज एनीवन के मतलब आप 2-3 इनिंग्स के ऊपर उसमें किसी ने इनिंग्स भी खेली हुई है। तो आई थिंक जितने भी लड़के सिलेक्ट हुए हुए हैं, चाहे वो बैट्समैन है चाहे बॉलर है, उन पे कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस है और इसी तरह उन पे फेथ है कि आगे चल के ये परफॉर्म करेंगे। लेकिन इतनी जल्दी से उनके ऊपर वो कर देना जी कि ये चलेंगे नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम यही है कि हम थोड़ा सा जल्दी एक अपनी जजमेंट पास करनी शुरू कर देते हैं। तो आगे चल के डेफिनेटली इसमें आपको चीज़ों की बेहतरी नजर आएगी। उसी परफॉर्म करते हुए ये लड़के आ रहे हैं और इन्होंने परफॉर्म किया हुआ है इससे पहले भी, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट है चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट है, तो उनकी फॉर्म भी अच्छी लगी हुई थी। लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा फिर वही बात है कि जिस तरह की भी क्रिकेट चल रही है वहाँ पे इट्स नॉट ईजी फॉर द बैट्समैन। जिस तरह आज का मैच हुआ था ऑब्वियसली लो स्कोरिंग मैच हुआ है, तो आप अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि सारे बैट्समैन यहाँ पे रन करने हैं तो फिर वो थोड़ा सा एक ही कर रहा है ना, इसलिए पूछ रहे हैं। तो देखिए पॉइंट ऑफ कंसर्न तो वो है कि उसमें कि देखें बाकी बैट्समैनों का, लेकिन एंड ऑफ द डे देखें उनकी बैटिंग भी अगर आप देखते हैं, ठीक है ना, अगर आप उनके मिडल ऑर्डर की तारीफ करते हैं, उनकी जो ओपनर्स की आप तारीफ करते हैं, उनके मेथड की आप तारीफ करते हैं, तो एंड में तो 145 रन बना सके ना, हमसे कम ही रन बना सके वो भी। तो हमारा जो विनिंग फार्मूला चलता आ रहा है, आई थिंक इसी में हमें सक्सेस मिल रही है ना। अगर हम देखते हैं तो हम 80% आई थिंक जैसे भी ज़्यादा मैचेस हम पिछले 15 मैचेस के अंदर जीते हुए हैं। ठीक है, दूसरी टीमें जिस तरह तरीके से खेल रही हैं वो भी आप देखते हैं, लेकिन ऑन द सेम टाइम अगर एक फार्मूला आपका चल रहा है उसमें आपको सक्सेस मिल रही है तो आई थिंक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। आपकी सही है, लेकिन फ़र्क क्या है कि वो अवे खेल रहे हैं, हम होम खेल रहे हैं, ये डिफरेंस है बहुत बड़ा। देखिए अब उसमें थोड़ा सा ये है कि अब पिचेस की भी जैसे बात आई एम श्योर कि आप भी बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी वहाँ भी अभी रिसेंटली वहाँ पे ये इसने देखी हुई है पिचेस कि अब वो वाली पिचेस वहाँ पे नहीं उस तरह नहीं है कि आप कहेंगे कि बिल्कुल ही वो हर बॉल खानों के बाद से जाएगा। इंपॉर्टेंट रोल होगा वहाँ पे स्पिनर्स का भी और होता है T20 क्रिकेट जहाँ पे भी हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में डेफिनेटली स्पिनर्स का रोल होगा वहाँ पे और हमारे स्पिन डिपार्टमेंट हमारा अच्छा जा रहा है, उसके साथ साथ फास्ट बॉलिंग भी आपके सामने है। फास्ट बॉलिंग की बात की, मैं बैटिंग कार्ड दिखाना चाहूँगा, अगर हम पाकिस्तान का बैटिंग कार्ड देख सकें और उसमें 145 जो पाकिस्तान ने स्कोर किया। जो मैंने बताया था कि 7 बैट्समैन ऐसे हैं जो 2 फिगर्स में नहीं आ सके। वहाँ शॉर्ट बॉल की जो प्लानिंग इंग्लैंड ने की थी वो बड़ी प्रिसीजन के साथ की, सिर्फ शॉर्ट बॉल नहीं की बल्कि वेल डायरेक्टेड शॉर्ट बॉल्स की। आई थिंक वो काम आ गया इनका। पावर प्ले में भी सिर्फ 43 बना सका पाकिस्तान, 2 आउट हुए और 7 से 15 में पाकिस्तान ने 71 तो किए लेकिन 5 आउट हो गए। देखिए पहले भी कहा था कि 150 प्लस जो बॉलर है उसको खेलना इतना आसान नहीं होता और वो दोबारा से आए, उन्होंने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है। थोड़ा सा उन्होंने परेशान रखा है। बात वही है कि हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो उस तरीके से अभी परफॉर्म नहीं करा जिसका एडवांटेज वो भी ले रहे हैं और स्पेशली दे हैव आल्सो फाइंड अ वे बाबर को शॉर्ट पिच बॉलिंग पे जो वो थोड़ा बहुत तंग करें। द ओनली पॉजिटिव आई हैड इन दिस इनिंग्स पाकिस्तान की कि एक तो रिजवान ने ऊपर से स्कोर किया, लेकिन अगर आप देखें
तो आखिरी जो 3 विकेट्स हैं हमारी, जब शादाब आउट हुए पाकिस्तान 100 स्कोर पे थे, तो आखिरी जो हमने 5 ओवर खेले हैं उसमें हमने मिल के 45 रन किए, जिसकी वजह से जो टोटल था वो बड़ा एक ऐसा टोटल हो गया था जिसके ऊपर हम लोग लड़ सकते थे, फाइटिंग टोटल था। और फिर उसके बाद जो है वो जिस तरीके से बॉलर्स ने हमारे बॉलिंग किया उनको बिल्कुल क्रेडिट देना पड़ेगा। बट आई स्टिल बिलीव कि देखें, दो चीज़ें, अब वसीम भाई भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरा कन्फ्रंट करना उनको बनता नहीं है, बट चीज़ें ये हैं कि या तो हमारे मिडल ऑर्डर को इतना टाइम नहीं मिला पीछे जितनी भी सीरीज़ हुई है जिधर वो आके खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, और वेदर दिस इज़ समथिंग जिधर हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि अभी टीम में हमारे जो मेजर 2 प्लेयर्स हैं वही रन्स कर रहे हैं, एक है बाबर और एक है रिजवान। उसके अलावा हमारे मिडल ऑर्डर में थ्रू आउट जिसको भी हम बात कर रहे हैं वो स्कोर नहीं कर पा रहा, कोई खास परफॉर्मेंसेस दे नहीं पा रहा, और ये एशिया कप से चलता आ रहा है। गुड फॉर्म बैड फॉर्म पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कंफर्म नहीं है कि हमारे प्लेइंग 11 क्या होगा या हमारा मिडल ऑर्डर क्या होगा। हम लोगों ने खुशदिल को चांसेस दिए, खुशदिल उस तरीके से नहीं कर सका, अभी तक इफ्तिखार जो है वो उस तरीके से नहीं कर सका, हैदर नहीं कर सका, शान आया उसने एक अच्छी इनिंग्स खेली है, उसके बाद अभी बीच में नवाज था उसने एक अच्छी इनिंग्स खेली है। द सक्सेस पाकिस्तान हैड वर्ल्ड कप में, जो पिछले वर्ल्ड कप में थी, वो सक्सेस ये थी कि पाकिस्तान के 5 से 6 प्लेयर एट अ टाइम परफॉर्म कर रहे थे, और वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है किसी भी टीम के लिए कि जब आपके 6 लड़के परफॉर्म कर रहे हो। उसमें 1-2 इनिंग्स अच्छी आसिफ ने खेली, 1-2 इनिंग्स उसमें क्या कहते हैं शुएब मलिक ने अच्छी खेली, उसमें रिजवान ने अच्छी खेली, उसमें बाबर ने अच्छी खेली। सो उसकी वजह से जो एक इम्पैक्ट था वो बहुत अच्छा क्रिएट हुआ था, और वो हमारी अपनी कंडीशंस थी। ऑस्ट्रेलिया जाना, वसीम भाई ने बात की कि बाउंस वैसा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ये शॉर्ट बॉल है वो तो हमें यहाँ पे भी तंग कर रहा है और वो वहाँ पे भी तंग करेगा। नहीं, यहाँ पे ना, यहाँ भी आ रहे, वहाँ निकल जाएगी, ऐसा होता है। बट वो देखिए एज अ बैट्समैन आई थिंक अगर मैं इसको एज अ बैट्समैन इसको मैं देखता हूँ ना कि ऑब्वियसली आप भी ऑस्ट्रेलिया में गए हैं कि जहाँ पे कंसिस्टेंट बाउंस होगा, जहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, तो वहाँ ईजिली आपको मैनेज हो सकती हैं चीज़ें। चले ईजिली नहीं, लेकिन बेहतर तरीके से मैनेज हो जाती है वहाँ पे। हमारी पिचेस के ऊपर ऑब्वियसली यहाँ पे जो बाउंसर्स वगैरह हैं, इवन यूई के अंदर भी वो ज़्यादा लीथल साबित होते हैं, क्योंकि बैट्समैन भी अनश्योर होता है कि किस पेस से आएगा और किस हाइट पे वो जाएगा। तो एट टाइम्स मुझे लगता है, जैसे आपने बाबर की बात की है, देखें बाबर ने ऑस्ट्रेलिया में भी रन्स किए हुए हैं और शॉर्ट बॉल को बड़े अच्छे तरीके से उसने वहाँ पे मैनेज किया हुआ है। तो अगर आपका एक टॉप बैटर जो है वो इन फॉर्म बैट्समैन भी मैं कहूँगा, अगर वो थोड़ा सा उस पर स्ट्रगल कर रहा है, वो इसी वजह से कि एक तो पेस के साथ हमारी पिचेस के ऊपर इट नेवर बीन ईजी, चाहे वो वहाँ पे पास में या और लड़के भी हमारे शॉर्ट बॉलिंग के ऊपर वो तंग करते थे। तो आई थिंक आई एम वेरी पॉजिटिव कि जब आप ट्रू पिचेस के ऊपर आएंगे जहाँ पे बाउंस इवन होगा, आपको पता है कि पिछले बॉल ने किस हाइट के ऊपर आना है, किस पेस से आना है, तो आई थिंक कि ये बेहतर आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। वर्ल्ड कप में आपको याद होगा अगेंस्ट वेस्ट इंडीज और एशिया कप में अगेंस्ट इंडिया ये शॉर्ट बॉल का इशू आया था। मैं एज अ क्रिकेटर आपसे, फॉर्मर क्रिकेटर पूछता हूँ, नॉट एज अ चीफ सेलेक्टर, ये सवाल, हाउ मच टाइम डू यू, बिकॉज ये किसी अच्छे बैट्समैन के फॉर्म में आने के लिए 1 इनिंग्स चाहिए उसको, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ डिलीवरी में इशू आना और एक का नहीं 3-4 का आना, हाउ मच टाइम डू यू थिंक, अभी आपको 2 मैच यहाँ हैं, न्यूजीलैंड का ट्राई सीरीज है, टू गेट इनटू दैट ग्रूव बिफोर? देखिए मैं इसको एक मेजर इशू अभी नहीं समझता कि ये एक प्रॉब्लम हो चुका है हमें। मैंने इन पिचेस के ऊपर थोड़ा सा, जहाँ पे बाउंस आपका थोड़ा सा वेरी कर रहा है, पेस भी थोड़ी सी वेरी कर रही है, तो डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी बैट्समैन के लिए। लेकिन इनमें कोई भी ऐसा एक बैट्समैन मैं पिन पॉइंट कर दूं कि जिसको मैं कहूँ जिसको 100% शॉर्ट पिच के अगेंस्ट प्रॉब्लम्स हैं, लड़के तकरीबन सारे खेले हुए हैं इससे पहले, तो एज सच उस तरह इशू किसी को है नहीं कि अगर आप कहते हैं कि टेक्निकल किसी को इशू है, तो बात फिर वो ये कि जहाँ पे बेशक पेस ज़्यादा हो लेकिन बाउंस इवन होगा, ट्रू पिच होगी, तो ये बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे। दूसरा जो आई एम श्योर के यूसुफ भी इनके साथ वहाँ पे काम कर रहे होंगे कि इसको कैसे निगेट करना है हमने शॉर्ट पिच बॉलिंग को। दूसरा भी वहाब ने भी जो बात की है मिडिल ऑर्डर की, वो जो फैक्ट है वो वहाब ने भी खुद ही बता दिया उसमें कि हमारे जो मोस्ट नंबर्स ऑफ द ओवर से हमारा टॉप ऑर्डर खेल रहा था, तो हमारा मिडिल ऑर्डर है उनको इतनी ज़्यादा ओवर्स, उतने ज़्यादा मौके नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से आपको स्टैट्स शायद वो नज़र नहीं आएंगे, आपको एवरेज कम नज़र आएंगी, लेकिन अगर आप मैचेस देखेंगे तो कहीं ना कहीं भी आपको सबकी कंट्रीब्यूशन नजर आएंगी। में जब होता है ना मिडिल ऑर्डर खेल रहा होता है, बॉल कम मिलती है तो एवरेज कम होते हैं, ये बिल्कुल अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन उसमें स्ट्राइक रेट है ना वो बहुत ऊपर चला जाता है, क्योंकि आप आउट हो रहे हैं, 12 का आपका एवरेज है, लेकिन आपका स्ट्राइक रेट है वो बहुत तेज। लेकिन इनका हम देखते हैं ना, इनका स्ट्राइक रेट इंप्रेसिव नहीं है बहुत ज़्यादा, इस पर आपने ज़रूर देखा होगा।
हाँ देखिए, उसमें यही है कि वी आर लुकिंग फॉर द कंट्रीब्यूशंस। टू बी ऑनेस्ट, जब आपके कम ओवर्स रह जाते हैं उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर है आपका, जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, उसमें आपको कंट्रीब्यूशन भी नजर आती हैं। जैसे विभाग ने बोला है कि ये क्रूशल रन थे जो नीचे हमारे लेट ऑर्डर बैट्समैन ने किए हैं, तो ये आपके इसी तरह आसिफ का आपने जिक्र किया, चाहे वो वर्ल्ड कप था, उसमें भी उसने कोई 50-50 रन नहीं किए थे, वही जो आखिर में इंपैक्टफुल रन थे। दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अवर मिडिल ऑर्डर, क्योंकि फार्मूला तो आपके सामने है और इसमें सक्सेस भी मिल रही है कि हमारे ओपनर्स ऊपर से खेलते हैं और उसके बाद जो भी बैट्समैन आते हैं कंट्रीब्यूट करें। वो आपकी बात सही है उसके ऊपर कि बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ होने चाहिए, और जब भी हमें सक्सेस मिली आपको वो स्ट्राइक रेट बेहतर नजर आया है उसके अंदर। लेकिन वैसे भाई इसमें एक चीज़ है, सॉरी उसमें मैं बता रहा हूँ आपको, बात यह है कि डू यू बिलीव दिस कि जिस मैच में बाबर और रिजवान जल्दी आउट हो जाएंगे उसमें हमारे ये जो प्लेयर्स हैं दे विल बी एबल टू, देखें जितने भी स्कोर्स या जितने भी हमने देखी परफॉर्मेंसेज अभी रिसेंटली पास्ट में भी अपने प्लेयर्स की जो जिनकी भी हम बात करें, जिनकी कंट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली यू डोंट एक्सपेक्ट कि जी वो हर मैच में 50 करें या वो हर मैच में आके करें, लेकिन एक ऐसी इनिंग्स जो कि बड़ी इंप्रेसिव होती, जिस तरह हमने आसिफ को देखा अफगानिस्तान के आके उसने छिक्के मारे थे, उसी तरीके से फिर हमने देखा कि एक मैच में और जो वर्ल्ड कप के जो हमारे लास्ट मैचेस हुए वर्ल्ड कप के, तो देंगे इसके क्वेश्चन ये नहीं है, लोगों को थोड़ा सा, बिकॉज हम क्रिकेट को देखते हैं, हम क्रिकेट को खेलते हैं, थोड़ा सा लोगों का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। क्या ये जो आपने मिडिल ऑर्डर बैट्समैन लिए हैं, ये क्या पाकिस्तान में बेस्ट अवेलेबल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है? एक चीज़ ये, सेकेंडली चीज़ ये है कि डू एज अ सिलेक्टर आपने सेलेक्ट ज़रूर किया या एज अ टीम मैनेजमेंट हम उनको खिला रहे हैं, सारा कुछ करें, डू यू गाइज हैव दैट कॉन्फिडेंस कि जिधर बाबर और रिजवान आउट हो जाएंगे उधर ये हम लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे देंगे कि जिधर हम लोग सोचेंगे कि यार ये हम एक अच्छा टारगेट जो है हम वो अचीव कर सकते हैं? अभी तो जितनी भी गेम हम देख रहे हैं या रिसेंटली हमने देखी है, एशिया कप में भी देख लें आप, बाबर आउट ऑफ फॉर्म थे, रिजवान ने वो ले लिया, इसमें बाबर आए, उन्होंने 100 किया, कुछ अच्छी इनिंग्स खेली, रिजवान स्कोर करें। क्या ये दोनों के आउट होने से, जब भी 10 ओवरों में हमने देखा कि 80, 85, 89 हुआ, लेकिन हम आखिरी ओवर में जब ये दोनों 15 ओवर से पहले आउट हो गए हैं तो उसके बाद हमने वो टारगेट अचीव नहीं किया जिसमें हमें टारगेट अचीव करना चाहिए। वी आर सेट टू स्कोर 170 प्लस रन। ये सिर्फ एक क्वेश्चन है जो लोगों के ज़हन में है, हम उसमें कि आप सिनेरियो की बात कर रहे हैं ना, उसका सैंपल साइज देखेंगे बहुत छोटा आपको नजर आता है कि रेयर ऐसा हुआ है कि जहां पे बाबर और रिजवान ने उसका रन्स नहीं किए हैं। तो बात फिर वो है कि कितनी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं हमारे मिडिल ऑर्डर को उस सिचुएशंस के अंदर। तो जैसे आज का मैच है, आई थिंक इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मिडिल ऑर्डर कि आज उनके पास ज़्यादा ओवर्स थे, वो यहाँ पे वो बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते थे, और आगे आने वाले मैचेस में अगर इस तरह की सिनारियो बनती है तो दैट्स व्हाट वी आर होपिंग फॉर कि आगे चल के इनकी बेहतर परफॉर्मेंसेज आपको नजर आएंगी। लेकिन एक चीज़ में आप कहीं ना कहीं एग्री करेंगे, इट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर, कि पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट सेटिंग टोटल्स में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। अगर जहां बाबर रिजवान स्कोर भी कर रहे हैं 10 ओवर में 80, तो बाकी लोग जो हैं वो मिलकर 150 एक मैच में हुआ, 155 दूसरे में 166 हुआ है। बट आई विल कम बैक टू दैट। एक बार एक नज़र डाल लेते हैं बॉलिंग पे, जो कि इंग्लैंड की है, जिससे हमें अंदाजा होगा कि उन्होंने किस गेम प्लान के साथ बॉलिंग की थी। मार्क वुड ऑफ कोर्स लीड कर रहे थे उनका अटैक नए बॉल के साथ, और आज वोक्स भी शामिल थे, उन दोनों ने शानदार बॉलिंग की। अगर आप रन्स को छोड़ दें, विकेट्स जो है उन्होंने रेगुलर ली हैं और पाकिस्तान को प्रेशर में रखा, जिसकी वजह से पावर प्ले रीजनेबली बुरा नहीं था, 43 for 2, यू विल टेक इट एनी डे। लेकिन उसके बाद जो अगले 7 से 15 में 5 विकेट्स गिनी, इसने पाकिस्तान पे प्रेशर डाला। पावर प्ले में किस किस्म की बॉलिंग की वो भी आपको दिखाते हैं, जो एक प्लान था वो क्लियरली नजर आ रहा था पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के अगेंस्ट जो इंग्लैंड ने किया। विल हैव अ लुक एट दैट ऑल्सो। बट सेटिंग टोटल्स में यही वाली बात है कि आपको 10 विकेट्स अगर आपके पास हैं 10 ओवर्स के बाद, तो उसके बाद जो आने वाले 9 बैट्समैन है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। जो आपने कहा ना कि स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशंस जो, इफ एनीबडी कैन पुट 15 एंड 20s, तो वो आप ऑब्वियसली अपना 170 180 का टारगेट आप अचीव कर लेंगे। अगर हम बॉलिंग देख सकें पावर प्ले में इंग्लैंड की, जो उन्होंने पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के अगेंस्ट की, तो उसमें क्लियरली नजर आता है कि शॉर्ट बॉल का ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किया गया, और वो क्लियरली उनका वेपन था फॉर द डे। पहले 12 ओवरों में अगर हम देखें, इवन के पावर प्ले भी अगर हम देखें, तो पहले 12 ओवर्स में जो इंग्लैंड की बॉलिंग थी वो 60% शॉर्ट पिच बॉलिंग थी, और जिसमें 30% जो बॉलिंग थी वो गुड लेंथ बॉलिंग थी। आज ज़्यादा देखने को नहीं मिला कि उन्होंने बॉल थोड़ा सा आगे किया हो या ट्राई किया हो। वो बेसिकली जो कंडीशन है उनको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं। जितनी भी आप बॉलिंग देखेंगे, हालांकि शान इज़ अ गुड हुकर ऑफ द बॉल एंड पुलर ऑफ द बॉल, लेकिन उसने भी स्ट्रगल किया। इवन के सैम करन की भी पेस पे हम लोगों को थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो रही है, चाहे वो कोई भी बैट्समैन है। पावर प्ले में भी अगर हम देखें तो हमने आज टोटल सिर्फ 3 बाउंड्रीज लगाई हैं। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल पावरफुल एज अ बॉलिंग यूनिट के किसी भी टूर्नामेंट में या किसी भी T20 गेम में पहले 6 ओवरों में सिर्फ 3 बाउंड्रीज आपने दी हो, जिसमें एक बाबर की थी, एक शान की थी और एक रिजवान की थी। सो
आई थिंक कि वो पावर प्ले हमारा उस तरीके से नहीं गया। इंग्लैंड आया, उन्होंने दे बोल्ड अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, दे बोल्ड अकॉर्डिंग टू द फील्ड। रिजवान को आज उन्होंने कोई रूम नहीं दिया। दो फील्डर उसके लिए पीछे से रखे हुए थे, उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपना फेवरेट शॉट खेलना चाहते हैं। लेंथ बहुत अच्छी थी और उसके बाद सरप्राइजिंग रहा। और फिर वही बात हुई कि जब बाबर आउट हुआ है और आते साथ फिर शान को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये थोड़े से हमारे प्लेयर्स, मुझे ऐसा लगा कि बैक फुट पे रहे हैं। और वो जो है, वो जो एक एलिमेंट था कि यार हमें बाउंसर आएगा, उसकी वजह से हम लोग कहीं पे बॉल पे थोड़ा सा ज़्यादा चढ़ के भी नहीं खेले, जिसमें हम लोग टोटल थोड़ा फ्रिक्वेंटली स्कोर कर लेते। तो यही सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। हमने प्री शो में भी बात की थी कि जो एक वर्ड यूज़ किया जाता है ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो इंग्लैंड खेल रहा है, जिसका काफ़ी जिक्र करते हैं, और फिर वो लो वैल्यू विकेट का जो यूज़ इस्तेमाल होता है। तो पाकिस्तान जब जल्दी लूज़ कर रहा है विकेट्स, तो आई थिंक थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है कि हेजिटेशन होती है, हाई वैल्यू हो जाती है विकेट उनकी, बिकॉज वो एक शेल में चले गए। नहीं, शेल में चले गए क्योंकि दो मिडिल ऑर्डर जो दो हैं नए हैं दोनों, एक शान आए और एक हैदर अली आए, और हैदर अली इंजरी के बाद एक मैच का गैप किया, फिर दोबारा आए। आसिफ अली ज़्यादा बॉल खेल नहीं सके, 3 बॉल खेली थी, उन्होंने 12 रन बनाए। इफ्तिखार रन बॉल खेल रहे हैं, एशिया कप से अब तक रन बॉल खेल रहे हैं, तो ये आपको प्रॉब्लम पता है। इंग्लैंड के लिए बात करना चाहूँगा कि आप रिजवान को जो शॉर्ट ऑफ लेंथ की, अगर उनको आगे आउट करने की कोशिश करते तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता। वो आउट नहीं किया उन्होंने। एक जो बात की कि बॉडी पे बॉल को एक रन लेते रहे, ऐसे प्लेयर को अगर आखिर तक आपने डीप ले गए ना उसको, तो वो छोड़ के आ गया वहाँ पे कि 45 रन जो आखिरी ओवर्स में बने, वो डेंजरस साबित हो गए इंग्लैंड के लिए। तो इनको रिजवान को आगे करके आउट करने की कोशिश करनी पड़ेगी नेक्स्ट मैचेस में। शॉर्ट ऑफ लेंथ वो छोटे पाँव से खेलते यहीं पर रहते हैं, वो बच जाते हैं। मोस्टली प्लेयर जो हमारे हैं वो फ्रंट फुट पे कमिट हो जाते हैं, चाहे इफ्तिखार हो चाहे हैदर हो, इवन बाबर वेट करता है, लेकिन ये क्या बॉल मुझे लगा कि इतनी तेज़ नहीं आई, स्लो आई, जिसकी वजह से वो बॉल को ले गए। तो ये एक 2-3 चीज़ है मेरे ख्याल से। वो कोशिश नहीं कर रहे रिजवान को ऐसी जगह बॉल करने की कि वो आउट हो सके। वो रन तो बना रहे हैं, वो जब 2 ओवर उनको चाहिए होते हैं, 10-10 12-12 के 2 ओवर ले लिए, तो लो स्कोरिंग मैच में 150-160 में अगर जीत रहे हैं तो ये अच्छी टैक्टिक्स है रिजवान के अकेले की। कुछ इंडिविजुअल्स की डिसमिसल्स दिखाते हैं, और वो मैं वही बात कहूंगा, किसी इंडिविजुअल को सिंगल आउट करना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि कंपैरिजंस क्या सिमिलर वे ऑफ डिसमिसल है फ्रॉम मैच इन द पास्ट और अभी। तो अगर हैदर अली का हम स्टार्ट करें, हैदर अली शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट आज कैसे आउट हुए और तीसरे मैच में कैसे हुए थे, ये आज का है। मार्क वुड ही बॉलर थे दोनों तरफ, उन्होंने कॉटन बोल्ड किया था, और जो थर्ड मैच था गालिबन उसमें भी शॉर्ट बॉल थी। इसमें आप बता सकते हैं ऑफ कोर्स एज एन एक्सपर्ट कि मेरे ख्याल से इनका जब या तो बॉल स्लो आ रही है या ये लेट हो रहे हैं, दोनों में से ये थर्ड मैच था। फ्रंट फुट देखिए तेज में नहीं पता चलेगा कि इनकी टेक्निक है। यहाँ से देखेंगे इनका, अगर फ्रंट फुट देखिएगा, क्योंकि फ्रंट फुट आगे की तरफ कमिट हो चुके थे। जो प्लेयर कमिट हो जाए तो उसके लिए शॉट खेलना थोड़ा सा, या तो वो नेचुरल हो इंजमाम की तरह, नेचुरल सईद अनवर की तरह कि वो ले जाए बॉल को, लेकिन जो कब गैप के बाद आ रहा हो उसको समझ में नहीं आ रहा हो कि मैं आगे खेलूंगा या पीछे खेलूंगा, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। और कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा कोचिंग की जाती है कि ये बॉल तुम्हें ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है। मैं नासिर जमशेद की मिसाल देता हूँ, वो जब आया था उसने लगातार सेंचुरीज की थी, इनके साथ ही खेला वो। उसके बाद एक दफ़ा वो आउट हुए, ऊपर गई तो उनके ऊपर बात की गई, फिर वो बाउंड्री पे आउट होना शुरू हुए। आखिर में जब वो बाहर हुए तो वो मारते से खड़ी हो जाती थी। इतना ब्रीफ कर देते हैं हमारी कोचिंग सेटअप में, आप प्लेयर को खेलने दो, उसकी मर्जी से खेलने दो। तो इसमें जो लग रहा है, ये नहीं बोला कि हमारे कोचेस दिमाग में डाल रहे हैं, लेकिन क्या प्लेयर्स को T20 गेम में खेलने दो। हाँ, टेस्ट मैचेस में जब प्रॉब्लम होती हैं उसमें फिर आप प्रॉपर कोचिंग करते हैं कि डिफेंस कैसा है, बॉल को कैसे छोड़नी है, कितनी प्रैक्टिस करनी है। ये जो क्रिकेट है मेरे ख्याल से इसको जो मेथड बनाया हुआ है वही खेलें। जो 2 प्लेयर खेल रहे हैं ना, वो डिस्कस करें इन प्लेयर से, मिडिल ऑर्डर से, यार कैसे खेलना है। तो वो शायद अचीव नहीं कर पा रहे। खेल हर कोई परफॉर्म करना चाह रहा है, चाहे कोई भी हो, हैदर हो, ईशान हो, आसिफ हो, इफ्तिखार हो, खुशदिल हो। इन्होंने पैचेस में छोटा छोटा परफॉर्म किया हुआ है। आप PSL से लेके एशिया कप तक देखें, एक इनिंग उनकी हुई है, लेकिन एक के बाद एक इनिंग सिर्फ रिजवान की अभी नजर आ रही है या बाबर की। अच्छा,
चीफ सेलेक्टर हमारे साथ बैठे हैं। आपने एक टीम, एक स्क्वाड बना के रादर दे दिया टीम को। ऑब्वियसली अब वो थिंक टैंक डग आउट का वो है, लुकआउट है कि वो क्या बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करते हैं, किसको खिलाते हैं किसको नहीं खिलाते हैं। बट ओवरऑल हमें मालूम है कि प्रोविजन है आई थिंक 15 अक्टूबर तक के अगर कोई चेंजेस कर रहे हैं तो वर्ल्ड कप स्क्वाड में आ सकते हैं। इस प्रेशर को प्लेयर्स के ऊपर से हटाने का कितना आप सोचते हैं कि इंपॉर्टेंट है कि उनको एक ये दिया जाए कि वी आर बैकिंग यू? देखिए, इसमें तो क्लियर मैसेज प्लेयर्स जब ऑब्वियसली जब सेलेक्ट होते हैं और उसके बाद से उनके मतलब आ जाती है एक फीलिंग उनके अंदर। लेकिन अगर आप देखते हैं कि यही बंच ऑफ प्लेयर्स हमारा पिछले 1 साल से, पिछले वर्ल्ड कप के बाद से हमारी तैयारी शुरू हो गई थी। उसमें जो एडजस्टमेंट्स हमने करनी थी राइट आफ्टर द वर्ल्ड कप, उसमें वो चेंजेस हुई और उसके बाद यही लड़के आपके थ्रू आउट खेलते हुए नजर आ रहे हैं, अदर देन शान मसूद जो भी इंडक्ट हुए हैं। तो वो शॉर्टी तो ऑब्वियसली 1 साल से उनके साथ चल रही है। फिर मैं कहूँगा कि ऑब्वियसली ये लड़के आपको बड़ी परफॉर्मेंस, जैसे भी राशिद भाई ने भी बात की है, उस मेन वजह जो मैं एक मतलब ऐसा क्रिकेटर आप मेरे से पूछते हैं कि इनको मौके इतने कम मिले हैं ऐसी सिचुएशंस के अंदर। तो आई एम श्योर कि जब इनको 1-2 इनिंग्स इस तरह की मिलेंगी कि वी कैन एक्सपेक्ट द बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम दीज गाइज। शॉर्ट बॉल की आप बात करें, पहले मैंने पिच का जिक्र किया था, लेकिन एट टाइम्स होता है कि बॉलर भी ऐसा आता है, आई एम नॉट श्योर कि मार्क वुड को बहुत ज़्यादा ये लड़के इससे पहले ये खेले हुए हैं। तो एट टाइम्स होता है कि किसी बॉलर का शायद एक्शन नहीं पिक हो रहा होता आपसे, यू नो इट कैन हैपन एज अ बैट्समैन कि आपको स्पेशली शॉर्ट बॉल पिक नहीं हो रही है, किसी का स्लोअर बॉल भी एट टाइम्स आपसे पिक नहीं होता है। लेकिन डेफिनेटली अगर स्लोनेस की आप बात करते हैं कि टू अर्ली, हैदर का भी अगर आप देखते हैं टू अर्ली इन स्ट्रोक टुडे, या उसके बाबर का भी अगर हम देखते हैं, तो स्टिल आई बिलीव कि इतना बड़ा ये कोई इतना मेजर इशू नहीं है कि जिसके ऊपर से एकदम से कंसर्न शुरू हो जाए कि यार, क्योंकि ये लड़के खेलते हुए आ रहे हैं। और जहाँ तक बात की है राशिद भाई ने कोचिंग की भी, तो ऑब्वियसली वहाँ उसका सेटअप का खुद हिस्सा रहा है, इसको भी पता है कि कोचेस की कितनी ज़्यादा इनपुट उसमें होती है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें जो टेक्निकल साइड्स हैं, इनके ऊपर ड्यूरिंग द कंपटीशन या ड्यूरिंग द सीजन इतना ज़्यादा काम नहीं होता है, क्योंकि उसका काउंटर आर्गूमेंट तो यही आएगा ना कि बाबर और रिजवान के साथ भी तो वही कोचेस काम कर रहे हैं ना, वो रन्स कर रहे हैं, तो फिर उनकी तारीफ भी बनती है मेरे ख्याल में। आप वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, साफ लग रहा है, तो आप नहीं साफ लग रहा है उनकी कोचिंग नहीं हो रही बिल्कुल भी। चलिए आपको कुछ मैं डिसमिसल्स और दिखा रहा हूं। सारी चीजें दोनों मेरे पे नहीं डालनी आपने। उन दोनों की कोचिंग बिल्कुल नहीं हो रही क्योंकि वो रन कर रहे हैं। रन कर रहे हैं। चलिए बाबर की डिसमिसल्स देखते हैं। अगेन हम बात कर रहे हैं शॉर्ट बॉल की, और इसमें भी मार्क वुड ही वही बॉलर है, सिंगल आउट करें आप। अटेम्प्ट किया उनको पुल करने का, पिछले मैच में भी उन्होंने एक शॉर्ट बॉल की थी, थर्ड मैन पे कैच हुए थे। तो देखिए मुझे ये लगता है, देखिए जब आप बाउंसर करते हैं ना, पहले भी हमने इस बारे में डिस्कशन किया, जो बाउंसर है ना वो एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो आपके डिसएडवांटेज पे भी जा सकता है। अगर आप ये बाउंसर देखें जो वुड ने किया है, ये एग्जैक्टली बाबर के बिल्कुल सामने ऑफ स्टंप के ऊपर था, और बाबर को तरफ उसने फॉलो किया है। उसने बाबर को इतना टाइम नहीं दिया कि बाबर बॉल के नीचे पूरा कंप्लीटली आते जाए। अगर हम दोबारा से रिप्ले देखें तो बाबर जब शॉट खेल रहे थे, उनकी जो पोजीशन थी प्रॉब्ली आई डोंट नो, बट वो मुझे इतनी ज़्यादा बैलेंस नहीं लगी, जिसकी वजह से कनेक्ट तो हो गया। लगा ये कि ना, जैसे वसीम सही बताएंगे कि जब उन्हें मोस्टली जब ये मारते हैं हाइट वाली बॉल अंदर चली जाती है। अगर मैं नवाम को या दूसरों को देखता हूँ, रिकी पॉन्टिंग को, वो फ्रंट पे मारते थे। तो इसमें कितना स्ट्रेंथ आप देखते हैं तो नॉर्मली इसका भी जो पुल है नीचे वाली को, हाँ सामने ही मारता है, इसका मिड विकेट की तरफ जाता है। और मुझे लगा थोड़ा सा यहाँ पे उनकी बॉडी पहले खुल गई थी, अगर पुल शॉट जो आज के मैच में आउट हुए हैं, तो मे भी वही बात है कि थोड़ी सी स्लोनेस की वजह से नॉर्मली ये साइड ऑन रह के उधर ही अपना बैलेंस रखते हैं और ट्राई टू हिट इट इन फ्रंट ऑफ स्ट्राइक। तो आज थोड़ा सा अर्ली जब इनकी बॉडी खुली है तो ऑब्वियसली फिर वो ड्रैग हुआ इस तरह बहुत। लेकिन ऑब्वियसली इस पे बाबर भी सोच रहा होगा, क्योंकि जो दोबारा से ये टैक्टिक तो आजमाएंगे अगर वो खेलते हैं अगले मैच के अंदर भी। लेकिन नोइंग बाबर डेफिनेटली विल कम अप विद अ बेटर प्लान नेक्स्ट गेम। देखिए ये वजह तो नहीं है कि हम काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, इतनी पेस शायद पहले नहीं खेली। पूरे एशिया कप में हम जो देख रहे थे उसमें सिर्फ पाकिस्तान थी जो 140 प्लस शायद बॉलिंग की है, वरना हमारे खिलाफ कोई भी ऐसी बॉल नहीं जो 140 प्लस बॉल हुई होगी, चंद बॉल हुई होंगी। लेकिन यहाँ पे इनके 2 बॉलर्स ऐसे हैं, 2-3 बॉलर जो कि अच्छी लेंथ पे करते हैं, क्योंकि मोस्टली इंग्लैंड के जो प्लेयर्स या कोचेज आते हैं यहाँ पे PSL में भी, ये आपके साथ एंडी फ्लावर होंगे, उन्होंने भी आपको बताया होगा कि पाकिस्तानी पिचेस में ऊपर से नहीं जाती बॉल, यहाँ पे रखी जाए तो डिफिकल्टीज होती। तो मेरे ख्याल से वही फार्मूला हमारे प्लेयर के साथ इन्होंने किया। नहीं बिल्कुल, उसमें एक और चीज़ ये भी है राशिद भाई कि हम लोगों ने जितनी भी पीछे सीरीज़ खेली हैं, किसी भी हमने इवन जो सीरीज़ जीते भी हैं उसमें जो बॉलिंग अटैक्स हैं वो उनके प्रॉपर बॉलिंग अटैक्स नहीं है, वो जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ज़्यादा खेलते हैं। अगर आप एशिया कप निकाल ले उसमें तो जो एवरेज पेस बॉलर्स थे मेरा ख्याल है वो 135 होंगे जिनके खिलाफ हम लोगों ने खेला एशिया कप पूरा। और उसके पहले जब इवन के ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पर आई है, ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो मेन वेपन बॉलर्स हैं उनको नहीं खिलाया। और उसके पहले इसी तरीके
तरीके से ये बहुत एक फ़र्क पड़ता है जब आप चले जाएं कहीं पे भी। जिस तरह हम साउथ अफ्रीका गए, उधर उनके मेन बॉलर्स नहीं खेल रहे थे, ना नोकिया ने खेला, ना रबाडा ने खेला, ना नगीडी ने खेला। ये भी एक डिसएडवांटेज इसलिए है कि दूसरी टीमों ने जब हमारे खिलाफ खेला है वो थोड़ा फुल अपनी स्ट्रेंथ के साथ नहीं गए, और वो बड़ा डिफरेंट होता है कि आप एक पेस से यूज टू हो जाते हैं और सडनली जब कोई ऐसा बॉलर आ जाता है जिसकी पेस ज़्यादा है, सो वो जो मोमेंटम है वो नहीं है। आई थिंक पेस का जो विकेट से जो पेस का वो है, जो स्पीड है, उसको अभी तक सही तरीके से हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, बाबर खान आई वोंट से, क्योंकि नया बॉल है वो स्किड करके भी आता है तो ओपनर के लिए मुश्किल होता है, लेकिन मिडिल ऑर्डर वाले जो प्लेयर्स हैं वो भी अभी जो है उस बॉल को उस तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे। इसी बात को लेके हम चलते हैं अगले प्लेयर के पास, जो जिनको आई थिंक एक वेल सेट सिनारियो भी मिला, जहां पे पाकिस्तान को अच्छा स्टार्ट भी मिला है और प्रेशर सिचुएशन में भी आए हैं। इफ्तिखार की आज की डिसमिसल समवॉट सॉफ्ट डिसमिसल लगती है, और एक थर्ड मैच की डिसमिसल थी जो शॉर्ट बॉल पे आउट हुए थे। इसमें मार्क वुड नहीं है, एक विली हैं और एक करन है। तो लेट्स हैव अ लुक कि आज कैसे आउट हुए। बैकवर्ड पॉइंट के पास सीधा कैच गया। ट्राई अच्छी कह सकते हैं आपकी चौक, ये फील्डर ऊपर, ये दोनों ऊपर थे, तो यहाँ से चांस था कि आप मार सकते। ये गलत ये कर थोड़ी हाइट ज़्यादा पकड़ ली, तो इन्होंने कहा सीधा ही मार दूँ टेनिस की तरह ना, क्योंकि रॉजर फेडरर तो रिटायर हो गया, मैं ही मार दूँ। पेस भी नहीं थी बॉल में, तो पेस नहीं थी, तो इसको ना टेनिस की तरह मारा, वो टॉप एज हो गई इनकी ना। और ये खोल के अंदर है, एक अपनी शेल के अंदर ना, जब बैटिंग कर रहे होते ना, जो एज ए कीपर देखूं कि जब मैं टेंस होता था हाथ टाइट हो जाते। बैटिंग करते हुए बहुत टाइट है, टाइट हैंड से खेलते हैं, हाथों में जाती है बॉल, सॉफ्ट नहीं खेलते कि बॉल यहाँ पे गिरा के दूसरे को ले आए। ये इंटेंट रन की नहीं होती, इसीलिए डॉट ज़्यादा खेल लेते हैं। बीच में 4 खेलने के बाद एक छक्का या थोड़ी देर बाद एक चौका मारते हैं, लेकिन 10 बॉल पे 10 ही बनते हैं। अगर ये थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, तो ये जो डॉट बॉल हो रहे हैं ना, ये कन्वर्ट हो जाएंगे 1 रन में, तो इनका स्ट्राइक रेट भी बेहतर होगा और टीम को भी फायदा होगा। तो इनकी जो सिलेक्शन हमने देखा, इफ्तिखार की एक फ्लेक्सिबिलिटी है इन द बैटिंग ऑर्डर, जो हमें बताया भी गया और हमने देखा भी है पास में कि वो किसी नंबर पे भी आ जाते हैं खेलने के लिए। बट आपकी एज अ चीफ सिलेक्टर इनकी सिलेक्शन के टाइम पे एक्सपेक्टेशन क्या है? व्हाट आर यू लुकिंग फ्रॉम इफ्तिखार एज अ बैट्समैन, नॉट एज अ बॉलर? देखिए, उसमें आप अगर आप बैटिंग ऑर्डर आज का भी देखते हैं, या अभी कुछ दिल इसमें नहीं शामिल है, इसमें अगर देखते हैं टॉप 3 में अगर देखते हैं कि शान जैसे खेल रहा है, उसके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी हमने देखी है अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, जितना वो खेला है 20 साल PSL के अंदर भी, और आखिर में जब वो डोमेस्टिक अभी नंबर 4 के ऊपर भी खेल रहा है। तो वो दोनों सिनारियोज़ के अंदर कि जहाँ पे हमें थोड़ा सा एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है, उस रोल में भी खेल लो, जहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको रन्स बनाने हैं, पावर प्ले के अंदर की ही बात मैं कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली के रन्स तो आपने करने हैं वहाँ पे जाके। सेम थोड़ा सा सोच इफ्तिखार के बारे में भी ये है कि जहाँ पे अगर कोई क्राइसिस आते हैं और वहाँ पे आपको लेट्स से कि थोड़ी सी एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है, उनके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। इफ्तिखार का अगर हम देखते हैं टेक्निक ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो अगेंस्ट द शॉर्ट पिच बॉलिंग या पेस बॉलिंग के अगेंस्ट इज मच बेटर, लेकिन उसने पास में ये शो भी किया है, कटर पुल बड़ा अच्छा वो खेल लेता है नॉर्मली। आज का डिसमिसल में इसको एज अ बैट्समैन वैसे पूछेंगे तो अनलकी है कि बॉल वो थोड़ा सा शायद उनके नज़दीक हो गया था, थोड़ा फॉलो कर गया उनको। बाकी जब आपका थर्ड मैन और पॉइंट के फील्डर ऊपर खड़े हुए हैं तो यही शॉट आपने खेलना है। लेकिन ओवरऑल आई थिंक के बात फिर वो ये आ रही है कि भाई थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट चल रहा है हमारा जी, कि ये प्लेइंग 11 हमने डिफरेंट जो खिला रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट फेज जो है जो बहुत जल्द सॉर्ट आउट करनी है हमें कि किस रोल के लिए कौन सा बैट्समैन है। ऑब्वियसली आप फिक्स नहीं कर सकते बैटिंग ऑर्डर T20 क्रिकेट के अंदर कि इसने जाना ही जाना है, लेकिन एटलीस्ट वो जो रोल्स हम देख रहे हैं उसके अंदर कि आसिफ, जैसे आज आसिफ को ज़्यादा ओवर्स मिले, वो ऊपर बैटिंग करने गया है, शादाब, नवाज, ये 2 बैट्समैन ऐसे हैं ऑलराउंडर्स हमारे कि आई बिलीव कि ये कहीं पे भी दोनों बैटिंग कर सकते हैं। तो आगे चल के शायद ये आपको थोड़ा ऊपर वाले नंबर्स के ऊपर नजर आए, और आपके जो हिटर्स हैं ऑल डिपेंड्स ऑन द सरफेस और पोजीशन आपकी, या मैच का सिनेरियो क्या चल रहा है। आई थिंक ये दोनों हमारे काफ़ी कारामद साबित होंगे। आई थिंक वी आर ब्लेस्ड इन दैट रिगार्ड कि दुनिया के जो मतलब अच्छे ऑलराउंडर्स के अंदर हमारे स्पिन ऑलराउंडर्स हैं वो आते हैं यहाँ पे, तो उनको यूटिलाइज मेरे ख्याल में और बेहतर तरीके से आप होता हुआ नजर आएंगे आपको। ये शादाब की बात की आपने, PSL में भी देखा होगा, हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस भी किया, बात भी की है। वो ऐसे प्लेयर लगते हैं जो कि स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हो या पेस कर रहे हो, शॉर्ट पिच कर रहे हो, कट पुल, बड़े अच्छा लगता है उनको खेलते हुए। अभी तक उनको ट्राई नहीं किया गया कि कुछ ही मैच में 4 नंबर पे आके देख लें, क्योंकि वो मोस्टली इस्लामाबाद से ऊपर ही खेलते हुए हैं। तो क्या ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे ऐसे प्लेयर को लाया जाए जो शॉर्ट ऑफ लाइन पे या बाउंसर पे अच्छा हो? देखिए, उसमें
ये चीज़ अंडर डिस्कशन हुई थी हमारे, और ऑब्वियसली टीम का जो थिंक टैंक है उन्होंने भी ये चीज़ डिस्कस की थी। बस वो इंजरी वाला जब शादाब का हो गया, ऑब्वियसली वो पहले मैचेस खेल नहीं सका, तो एकदम से भी वो कम बैक किया उसने आज के मैच में। तो आई थिंक दैट कुड बी द रीज़न कि वो उसको नीचे ही आज रखा गया है। लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ें मतलब अंडर डिस्कशन है कि शादाब को, नवाज़ को किस तरीके से और बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि आई थिंक इन दोनों की अगर स्ट्रेंथ देखते हैं आप, जो कि डोमेस्टिक में या आपको PSL के अंदर भी मिलता है कि मिडिल ओवर्स में कि जो बात आप भी कर रहे थे कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी हो और आपका जो रन रेट है वो भी साथ साथ चलता रहे, रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों की अच्छी हैं, तो ये ऑप्शन हो सकते हैं आगे चल के कि हमारे मिडिल ऑर्डर के अंदर ये दोनों थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट हो सकें। ठीक, बहुत सारी बातें करेंगे, खासतौर पर पाकिस्तान की बॉलिंग की। 166 डिफेंड किया दी अदर डे, आज 145 डिफेंड किया। एक छोटा ब्रेक लेंगे और फिर वापस आएंगे एंड विल क्विकली गो थ्रू कि पाकिस्तान ने। हेलो एंड वेलकम बैक टू गेम ऑन है। मैं हूं सिकंदर बख्श, मेरे साथ आज जो पैनल मौजूद है उनसे बहुत सारी डिस्कशंस हो रही हैं हमारी, और वो हो रही हैं हमारे 5वें T20 इंटरनेशनल की जो इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने खेला और जीता 6 रन से। उसके अलावा पाकिस्तान की जो ऑफकोर्स ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है, अभी तक सीरीज़ में 3-2 से लीड कर रहा है पाकिस्तान। वे फॉरवर्ड, चूँकि ट्राई नेशन भी खेलना है पाकिस्तान, फिर वर्ल्ड कप के लिए भी तैयारी कर रहा था, तकरीबन सारी टीमें कर रही हैं तैयारी। तो लेकिन वेयर डू वी स्टैंड, 2 मोर गेम्स लेफ्ट इन दिस सीरीज़ जो कि खेले जाएंगे लाहौर में। मैं आपसे ही पहला सवाल कर लेता हूँ। हमारे साथ बैठे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब। बहुत सारी बातें होती हैं इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर, आई थिंक यू मस्ट बी सिक एंड टायर्ड बाय नाउ कि जवाब देने होते हैं, लेकिन आपने एक टीम बनाई, एक स्क्वाड बनाया और आपने हवाले कर दिया टीम को। ग्राउंड में परफॉर्मेंस प्लेयर देता है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। इवन बैटिंग ऑर्डर भी मैं कहता हूँ आप कुछ नहीं कर सकते उसका, बिकॉज दैट इज द थिंक टैंक्स जॉब। बट एट द एंड ऑफ द डे आपका शायद ये सवाल होगा कि अगर ये नहीं तो और कौन, ऑप्शंस दिए जाए। तो मैं आपको, क्योंकि पाकिस्तान तो ब्रीद करता है क्रिकेट और हमारे जितने भी लोग पसंद करते हैं स्पोर्ट को अपने आप में एक्सपर्ट्स हैं। नाम आता है शोएब मलिक का, नाम आता है आज़म खान का, नाम आता है इवन आप चलें ऑल द वे डाउन उमर अकमल कर लीजिए। पावर हिटर्स की बात करें तो ये 2 नाम हो गए। स्टेबिलिटी की बात करें कि कहते हैं स्टेबिलिटी चाहिए, शायद शोएब मलिक को आप इंक्लूड करना चाहें। ऑफ कोर्स उनके फिर नंबर्स और रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में कैसे हैं। बट देन does it worry you that I have made this squad and sent it over, and of course they are having their tough times? Do I rethink or do I give them the freedom? देखिए, जहाँ तक आपने बात की है जो ओपिनियंस की या क्रिटिसिज्म की, आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ माई जॉब। जब मैंने ली थी ये जॉब मुझे पता था कि ये तो होना ही है, तो वो मुझे इतनी चीज़ वरी नहीं करती कि देखिए हर बंदे का अपना एक ओपिनियन है, हर बंदा यहाँ पे क्रिकेट को फॉलो करता है, विच इज़ अ गुड थिंग। मैं उसको पॉजिटिव वे में देखता हूँ कि अगर आप एक पान की शॉप पे भी जाते हैं, अभी जैसे कराची में मैं गया था तो वहाँ पे भी तो उन्होंने मेरे साथ आधा घंटा डिस्कशन की, ठीक है ना। इसी तरह आप किसी ऑफिस में चले जाएँ या अपने क्रिकेटर्स को मिलते हैं तो डिस्कशन तो होती रहती है। ऑब्वियसली हर बंदे का एक अपना ओपिनियन, बट दैट शोज कि हाउ मच वी लव क्रिकेट। सो एक जो पॉजिटिव साइन इसका है कि हर बंदे को फिक्र है कि यार कि हमारी टीम को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जहाँ तक बात आपने की है जी स्क्वाड की, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले कहा है कि वी हैव स्टार्टेड द प्रोसेस लास्ट ईयर आफ्टर द वर्ल्ड कप। वी स्टार्टेड कि अगले वर्ल्ड कप के लिए हमारे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास कौन से मौजूद हैं, और मैं स्टिल उस पर फर्म हूँ कि दीज वर द बेस्ट ऑप्शन हमारे पास। और ये लड़के, फिर मैं कहूँगा कि आपको नंबर्स उस तरह नज़र नहीं आ रहे कि जी ऑब्वियसली आपके जो पावर हिटर्स हैं या आपके जो लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं, दे नो गोना परफॉर्म इन एवरी गेम। उन्हें चिपे नहीं करना है, चाहे वो 15 रन हैं, कभी 25 रन हैं, कभी वो 2 बॉलों पे इंडिविजुअल्स टू विन एवरी गेम। सही है, कभी किसी दिन कोई करेगा। देखिए आप एक साल में देख लें कि कितने मैचेस के अंदर आपको कि बाबर रिजवान के अलावा भी हमारे मैन ऑफ द मैचेस हुए हैं। मतलब कुछ सीरीज हमारी ऐसी भी गई हैं, हर मैच के अंदर आपको एक डिफरेंट नया मैन ऑफ द मैच नजर आया। दैट मीन्स के एबिलिटी मौजूद है सारों के अंदर मैचेस जिताने की, ठीक है ना। वो जो कंसिस्टेंसी की आप बात कर रहे हैं, डेफिनेटली वी आर होपिंग कि इसमें आपको बेहतरीन नजर आएगी। लेकिन ये कह देना जी कि इन लड़कों की परफॉर्मेंस उस तरह नहीं है या इन्होंने मैचेस नहीं जिताए हुए हैं, डेफिनेटली किसी भी लड़के का आप नाम लेंगे कहीं ना कहीं पे उसने में मैचेस जिताए हुए हैं रिसेंट पास के अंदर। मैं बहुत पुरानी वो बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर वही मैं कहूँगा कि जो बेस्ट अवेलेबल लॉट हमारे पास थी, कंसिडरिंग जो कंडीशंस हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और उसके अलावा जो करंट फॉर्म हमने देखी थी, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस जो देखी थी, उसके अंदर यही लड़के हमारे बेस्ट थे और इंटरनेशनल में भी इन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। आई एम वेरी होपफुल कि इन लड़कों को जैसे आज था मौका था इनके पास, तो 1-2 और इनिंग्स की ऐसी बात और आपको इसमें बेहतरी नजर आएगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है वसीम भाई, जब आप सेलेक्ट करते हैं प्लेयर्स तो ऑब्वियसली उनके रोल्स बहुत ज़्यादा डिफाइन होते हैं आपको। हमने विकेट कीपर बैट्समैन जो है हारिस हमारे साथ खेला, बहुत अच्छा प्लेयर है, गुड टैलेंट। लेकिन मेरा एक ये सवाल है कि अगर रिजवान की रिप्लेसमेंट हो मतलब रिजवान बीमार हो जाता है या अनफिट हो जाता है, एक आधा मैच नहीं खेलना पड़ता,
किस पोजीशन पे हम हारिस को खिलाएंगे? देखिए हारिस गिव्स अस फ्लेक्सिबिलिटी कि उसने टी20 में ओपन भी की हुई है, और अगर हम देखते हैं कि वाइट बॉल के अंदर वो लोअर मिड ऑर्डर के अंदर भी वो खेला हुआ है, तो अगर जहाँ पे भी टीम की रिक्वायरमेंट है ही गिव्स अस दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि अगर थोड़े ओवर्स रहते हैं, लेट्स सपोज कि अगर खुदा न खास्ता रिजवान कोई इंजरी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो आखिरी 2 ओवर या 3 ओवर्स रहते हैं, तो वहाँ पे कौन सा सूटेबल बैट्समैन आपके लिए है? डेफिनेटली वो जो आप आई थिंक आप भी एग्री करेंगे कि उसमें हारिस आता है, और टॉप ऑफ द ऑर्डर भी उसने ओपन भी की हुई है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। बाकी भी जितने हमारे बैट्समैन हैं, रोल्स की आप बात कर रहे हैं, वहाँ तो डेफिनेटली इसके अंदर एक तो सॉरी मैं आपको थोड़ा सा कट डाउन करूं, देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट, हर बंदे का एक अपना स्कूल ऑफ थॉट है, ओपिनियंस है, जिस तरह आपने कहा दे मैटर, आपको जो सही लगा आपने वो किया। द क्वेश्चन इज क्या हारिस, क्योंकि वो हारिस मेरे साथ खेला, ही इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो अगर ओपन करेगा तो ही विल बी मच मोर इफेक्टिव, लेकिन अगर उसे मिडिल ऑर्डर में आके खेलना पड़ेगा तो शायद उसकी वो गेम टी20 क्रिकेट में उस लिहाज से नहीं है। सो आपको नहीं लगता, और दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल जो ये करते हैं, कि मिडिल ऑर्डर में अगर आपको कोई कीपर चाहिए था तो यू शुड हैव गॉन विद सरफराज और वेदर यू हैव गॉन विद आजम खान, बिकॉज नहीं मैं मिडिल ऑर्डर की बात नहीं, मैं इसलिए लोअर मिडिल ऑर्डर की बात मिडिल ऑर्डर में लोअर जिसे मिडिल खेलना ऑर्डर पड़े, की बात कर रहा हूँ। उधर जो है वो ज्यादा बेहतर सरफराज या आजम खान हो सकते हैं, इसका क्वेश्चन का नहीं आई थिंक आखिरी 2-3 ओवर्स अगर हम देखते हैं कि कम बॉलें रह गई हैं, वहाँ पे फिनिश करनी है इनिंग्स को, चाहे पहले बैटिंग है या बाद में है, जो स्किल्स हैं उसकी अगेंस्ट द पेस बॉलिंग स्पेशली अगर मैं देखता हूँ उसकी, जिस तरह वो इम्प्रोवाइज करता है आपके साथ वो खेला हुआ है, तो वो ज़्यादा सूटेबल है उस रोल के लिए। अगर आप प्योरली एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की अगर आप बात करते हैं, फिर वो डिफरेंट बॉल एक गेम बन जाती है। वो एक वर्स्ट केस सिनेरियो है कि जहाँ पे भी आपको ऐसा बैट्समैन चाहिए जो आके क्राइसिस में आपकी करे, तो वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द वर्स्ट सिनेरियो, हम जो अच्छे सिनेरियो है हमारे कि जहाँ पे वो यूटिलाइज हो सकता है और आगे चल के फ्यूचर भी जिस पे हम देख रहे हैं आगे चल के, तो आई थिंक वो दोनों क्राइटेरिया पे वो पूरा आता है इस पे। ठीक, पाकिस्तान का बॉलिंग कार्ड देखना चाहेंगे, और आज पाकिस्तान ने शानदार परफॉर्मेंस दी। आई थिंक 6th ऑप्शन में 2 मैचेस में लगातार इफ्तिखार ने दिखाया, 4 ओवर में 16 रन दिए सिर्फ और एक खिलाड़ी आउट किया, तो कैप्टन की कॉल पे उन्होंने वो कर दिखाया जो रिक्वायरमेंट थी। पिछले मैच में उस्मान ने गेंद नहीं की और उन्होंने पूरे किए उनके 4 ओवर्स, तो आज ओवरऑल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। स्पेशली आमिर जमाल जिनकी सिलेक्शन हुई स्क्वाड में, आज उनको मौका मिला और डीप एंड पे उनको थ्रो किया गया था, आखिरी ओवर जो उनको दिया गया अगेंस्ट मोइन अली जो बहुत अच्छे फॉर्म में थे। आई थिंक ही केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी आमिर ने। और इसी को लेकर चले मैं तीनों से आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप राशिद लतीफ़ हैं, आप सिलेक्शन का हिस्सा रह चुके हैं, हमारे पास करंट चीफ सेलेक्टर मौजूद हैं, समवन हु इज प्लेइंग द गेम एट द मोमेंट, के टी20 की अगर बात करें, आप प्रेफर करेंगे कि पाकिस्तान का स्टार उस प्लेयर को दिया जाए जो नेशनल टी20 में हाई कलर्स में निकल के आए, वहाँ क्राउड प्रेशर नहीं है, क्वालिटी बॉलिंग क्या अगर वो बैट्समैन है, या पीएसएल से निकल के आए जो फुल प्रेशर है? इसमें होता क्या है कि आपको की रिक्वायरमेंट क्या है, टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे आप फ्रेंचाइज टीम भी बना रहे होते हैं ना, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा प्लेयर ले लो जो टॉप ऑर्डर पे ज़रूरत ही नहीं है उसकी, आपने ले लिया टीम में, उसको किस नंबर पे खिलाएंगे। कभी कभार 5-6 नंबर पे ऐसा प्लेयर चाहिए तो उसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस ना हो सकता है, लेकिन क्या आपकी टीम में फिट इन होता हो। तो अभी भी जो मैंने वसीम से भी सुना या देखा भी, आमिर जमाल की अगर बात करते हैं तो और भी ऑलराउंडर थे, आमिर थे, आमिर यामीन थे, फ़हीम अशरफ की बात चल रही थी, अम्माद भट्ट की, लेकिन उसमें जो देखा उसमें ये कि इनकी जो पावर हिटिंग है ना थोड़ी डिफरेंट लगी। 1-2 मैच देखे टीवी के ऊपर, 170 प्लस इनका स्ट्राइक रेट है, मैचेस कम है, लेकिन कभी कभार ये है कि आपको 2-3 इनिंग से लगता है यार इस प्लेयर में कुछ ना कुछ है। फिर बॉलिंग में अगर आप 130, आज एक ही बॉल उन्होंने स्पीड दिखाई 135, 137, इसका मतलब है 140 तक जा सकते हैं। आपका एक ऑलराउंडर 140 पे जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपको सक्सेस दिला सकता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बाहर भी जाके, क्योंकि हमारे पास बॉलिंग ऑलराउंडर इस तरह का मौजूद नहीं है। फ़हीम अशरफ थे जो टेस्ट क्रिकेट खेले, 8-9-10 टेस्ट मैच वो खेले लगातार, लेकिन जो लग रहा है रिक्वायरमेंट लग रहा था कि इनके पास थी। और एक जो मिस्टेक की वो उसकी भी बात कर लेते हैं, जैसे मोहम्मद वसीम ने आज छक्का मारा, उनका सुना है कि वो अच्छी बैटिंग करते हैं लेकिन बहुत देर से वो बैटिंग करने के लिए आते हैं। अगर उनको अगर करना है तो डोमेस्टिक में भी अगर उनको ऊपर लेके आया जाए और ऐसे प्लेयर बनाए जाएं और उसमें फ़ायदा होगा पाकिस्तान टीम को। लेकिन ये कि इनका रिक्वायरमेंट जो थी सिलेक्शन की, मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों की यही होगी हमें इस टाइप का प्लेयर चाहिए, इस वजह से इनको उठाया। फिर अबरार को इन्होंने मिस्ट्री स्पिनर की उसको उठाया, और भी स्पिनर्स होंगे जिन्होंने ज़्यादा आउट किए होंगे, लेकिन रिक्वायरमेंट आपकी क्या है तो उसके ऊपर टीम बनाई जाती है। मेरे ख्याल से यही आइडिया वसीम का भी होगा। आप इसी को थोड़ा सा इलेबोरेट कर देते हो कि आप ये देखते हैं कि किसी ने ऑब्वियसली 174 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन वो बॉलिंग अटैक उसके सामने क्या था?
और ऑफ कोर्स उस मैच की सिचुएशन क्या थी उस वक्त और प्रेशर क्या था क्राउड का, व्हाट वाज एट स्टेक? देखें, ये जो आप सिनेरियो की बात करें, ऑब्वियसली जितने भी प्लेयर्स आपके सेलेक्ट होते हैं, चाहे वो बाबर आजम थे, वहाब थे, जितने भी इनिशियली में हम लोग भी जब खेले थे, ऑब्वियसली हम डोमेस्टिक खेल के ही आए थे उसके ऊपर। और पीएसएल के अंदर भी आप देखते हैं तो आपको आई थिंक ऑलमोस्ट जितनी भी सिलेक्शन आपको नजर आती हैं वो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस के ऊपर ही वो लड़के पिक करते हैं। कदुका आपको नजर आते हैं जो आ जाते हैं, मतलब वो थोड़ा सा सिस्टम के हट, मतलब बाकी जितने भी होते हैं आपके पैथवे के प्लेयर ही आपको नजर आते हैं पीएसएल के अंदर भी। जो बात राशिद भाई ने की है, डेफिनेटली कि एक जो मिसिंग एक चीज़ आपको, मतलब जो हमें भी लग रही थी कि एक पेस ऑलराउंडर की कमी नज़र आ रही थी टीम के अंदर, और इसके ऊपर हमारी नज़र थी। 2-3 नाम आपने लिए हैं अभी राशिद भाई ने, जो लड़के वो पहले खेल चुके हैं। इसके अलावा 2-3 और लड़के थे जिनके ऊपर हमारी नज़र आए कि इमरान रंधावा है, खेलते हैं मुल्तान से, सदर्न पंजाब से, इसी तरह अब्बास आफरीदी। अपकमिंग ये प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर हमारी नज़र आए कि आगे चल के ये भी इस्टेब्लिश अगर हो सकते हैं। तो एट द मोमेंट जो इस स्लॉट के अंदर जो बेस्ट हमें नज़र आया था वो आमिर जमाल का ऑप्शन में नज़र आया था। बैटिंग की जहाँ तक बात की है तो उसकी एक जो क्वालिटी जो मुझे भी नज़र आई थी कि ही प्लेज वेरी करेक्ट, जब वो खेलता है, जब वो हिटें भी मारता है, तो उसकी जो स्किल्स हैं, उसकी जो टेक्निक है कि वो नॉर्मल क्रिकेट भी खेल सकता है। उसने रेड बॉल के अंदर भी ग्रेड 2 लास्ट ईयर भी खेली थी, ग्रेड 1 भी खेली थी, उसमें से सेंचुरीज भी बनाई थी और साथ में 5-5 उसने आउट भी किए, तो उसने एविडेंस वो दिए हैं। हाँ, ऊपर की आप बात करते हैं, इतना उसके अभी वो ज़्यादा मैचेस नहीं है, लेकिन फिर बात वही है कि जहाँ पे आप चीज़ कोई लैग कर रहे होते हैं तो चीज़ों को आपको फास्ट ट्रैक करना पड़ता है। अबरार की आपने बात की है, वो भी सिस्टम से एक प्लेयर आया है, तो अंडर 19 खेलता हुआ आ रहा है, उसकी कंसिस्टेंटली उसकी परफॉर्मेंसेज आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में भी नजर आएंगी। और आई थिंक कि आगे चल के जिस तरह की अब बॉलिंग अटैक्स आ रहे हैं हर टीम के अंदर आपको इस तरह के मिस्ट्री स्पिनर्स नजर आएंगे, तो उस जानिब एक कदम है हमारा जी कि हम भी इस तरह के प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। इसी तरह डोमेस्टिक में और भी लड़के कोई ऐसे मिस्ट्री स्पिनर्स हैं हमारे पास, कुछ अंडर 19 में अभी कुछ आपको भी खेलते हुए नजर आएंगे डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि आगे चल के काफ़ी ज़्यादा इनकी डिमांड हो जानी है मिस्ट्री स्पिनर्स की भी। आइए अब आपको इन्वॉल्व करते हैं और पाकिस्तान की जो बॉलिंग रही आज, ऑफकोर्स उसने मैच जिताने में बहुत बड़ा हाथ था। 5वां ओवर जो वसीम जूनियर ने किया वो बड़ा शानदार ओवर है, उसको बॉल बाय बॉल देखते हैं, वो आपको इन्वॉल्व करते हैं कि क्या सेट ऑफ स्किल्स इस्तेमाल किए हैं पिछले 2 मैचेस में बॉलर्स ने कि छोटे टोटल्स को डिफेंड करने में कामयाब रहे। देखिए, सबसे पहले तो जिस लेंथ पे बॉलिंग करे, अगर आप फिर देखें लेंथ ना ये ज़्यादा आगे ना ये ज़्यादा पीछे, आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट ओवर फ्रॉम हिम। और ऑब्वियसली हमने देखा कि इंग्लैंड के जो टॉप 3 बैट्समैन हैं, इवन मलान और फिल सॉल्ट और एलेक्स हेल्स, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आई थिंक वसीम का आइडिया बहुत अच्छा था, विद इन द स्टंप्स जिस लेंथ पे उसने बॉलिंग की है उसकी वजह से उसको सक्सेस मिली है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो आज के मैच में जो अच्छी चीज़ थी, पहले तो अहमद जमाल को मुबारकबाद, जिस तरीके से उसने लास्ट ओवर किया, आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम। इतना इजी नहीं था, नोबडी विल बी एक्सपेक्टिंग कि वो इतना अच्छा ओवर कर जाएगा। और फिर इतने प्रेशर में अगर उसको मार पड़ भी जाती तो आई डोंट थिंक कि उसका इसमें कोई कसूर था, क्योंकि पहला मैच इंटरनेशनल क्रिकेट में आना, खेलना और ऐसी सिचुएशन में बॉलिंग करना किसी भी डेब्यूटेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है, जितना मर्जी उसके पास एक्सपीरियंस हो। सेकंड अच्छी चीज़ जो पाकिस्तान की बॉलिंग में आज नज़र आई है, अगेन हम लोग बात करते हैं कि पार्टनरशिप्स, छोटा टोटल पार्टनरशिप, हर बंदे ने अपना रोल किस तरीके से किया। 12 ओवर ऐसे रहते हैं पाकिस्तान की टीम में जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ 60 रन दिए हैं, जिसका मतलब यह है कि बकाया 8 ओवरों में उन लोगों को तकरीबन 90 प्लस 80 प्लस की एवरेज से स्कोर करना था। सो दैट इज़ अनदर थिंग, जिधर आप विकेट्स भी साथ साथ ले रहे थे और आप उनके ऊपर प्रेशर भी डाल रहे थे। सो दिस इज, आई थिंक इट्स अ ग्रेट बॉलिंग एफर्ट। शादाब का आना, दोबारा से मैच खेलना, आई थिंक वो बड़ा अच्छा उसका कमबैक हुआ है। नवाज थ्रू आउट हमारे लिए बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। वसीम भी इंजरी के बाद आया है, काफ़ी अरसे बाद खेला, पिछला मैच इतना अच्छा नहीं गया। ठीक है, लास्ट ओवर में थोड़ा सा हमारा कंसर्न है कि लास्ट के जो ओवर्स हैं उनमें हम लोग रन्स काफ़ी ज़्यादा लीक करें, बट उसने भी बॉलिंग अच्छी की है। स्टैट्स वो शो नहीं करते, लेकिन फिर भी आई थिंक कि उसने बॉलिंग अच्छी की है। सो ये जो पार्टनरशिप में बॉलिंग है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। हर बंदा अपना रोल को बड़े अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर रहा है। 145 जब आप देखते हैं तो लगता है यार अच्छा ये मैच बस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके की एफर्ट की है बॉलिंग यूनिट ने, स्पेशली जिस रन में हमने देखा कि बॉल भी गीला हो रहा था, उसको बार बार वो सुखाने की कोशिश कर रहे थे और उसके साथ बॉलिंग कर रहे थे। और एक और चीज़ कहूँगा कि शादाब के आ जाने से थोड़ा सा मैंने ये भी देखा कि टीम थोड़ी सी और लाइवली हो गई है, क्योंकि शादाब हैज़ दैट थिंग जिससे वो आके, हमने देखा आमिर के साथ बात कर रहे थे, फिर आज हमने देखा कि इवन जो बाबर है वो भी फिर साथ आके बॉलर के साथ बातचीत की है उन्होंने। तो अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि हम लोग ये इस तरह के लो टोटल्स जो वो जीत रहे हैं। शादाब का ये कि क्रूशियल ओवर्स करने होते हैं, 7वें ओवर में वो आ जाते हैं 7वां। एक्सपीरियंस बॉलर जब आता है ना,
और मोस्टली आजकल ना हमारे बैटर्स हो या उनके हो, गूगली नहीं रीड कर पा रहे ये लोग, इवन लेग ब्रेक भी कभी कभार रीड नहीं कर पाए। तो ये एडवांटेज है शादाब को, और जिस तरह से वो बॉल विद इन द स्टंप्स रखता है, और यहाँ से अगर एक ब्रेक हो जाए तो सोच, जैसे हमें बाउंसर होता है तो उनके ड्रेसिंग रूम में हलचल मच जाती है हमारे, तो इसी तरह इंग्लिश टीम के अलावा एक ब्रेक हो जाए अच्छी सी गूगली या राइट हैंड लेग स्पिन हो जाए तो उनको भी इश्यूज आते हैं। आने वाला फिर वैसा नहीं खेला, और बड़ी अच्छी विकेट ली उन्होंने, जो कि इन फॉर्म बैट्समैन था। आई थिंक शादाब की अच्छी चीज आशिफ भाई ये भी है कि उसको लेफ्ट राइट से इतना ज़्यादा वो फर्क नहीं पड़ता, वो लेफ्ट हैंड को इक्वली गुड बॉलिंग वो करता है, चाहे वो गूगली ज़्यादा करता है, वेरिएशंस पे आ जाता है। तो होता है ना कि कुछ बॉलर्स को आप टैग कर देते हैं कि अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर ज़्यादा कामयाब है या राइट हैंडर, तो उसकी सबसे जो अच्छी क्वालिटी मुझे लगती है कि डजंट केयर अबाउट द कि किस टाइप का बैट्समैन सामने आया है, लेफ्टी है या राइटी है। और जिस तरह आज उसने कंट्रोल शो किया है, और जिस तरह इट वॉजन ईजी कि एज अ बॉलर जब बॉल गीला हो रहा होता है तो एट टाइम में आपके फास्ट बॉलर्स को भी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो आई थिंक कि शादाब के आने से डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ा। टीम में कितना कॉन्फिडेंस है उस्मान कादिर, अभी 4 मैच खेला, खुदा ना करता कोई दोनों स्पिनर्स में से एक नहीं खेल सकता वर्ल्ड कप अगर कोई इंजरी हो जाए, तो क्या इतना भरोसा है कि डायरेक्टली आप उसको सारे मैच खिला सकते हैं, या कोई और बैकअप में आप लोगों ने देखा हुआ है कोई प्लेयर? देखिए शादाब, अगर आप बात करते हैं उस्मान की, तो ऑब्वियसली उसके इतने ज़्यादा मैचेस नहीं रहे हैं पास में। अगर हम देखते हैं कि शायद आप कह सकते हैं कि शायद इससे ज़्यादा मैचेस इसको खेलने चाहिए थे, लेकिन जितनी भी बॉलिंग उसने की है बेहतर से बेहतर होता गया। वो उसका तो भी थोड़ा सा थम की उसकी इंजरी भी चल रही है, उसकी लास्ट मैच के अंदर उसका हुआ है। लेकिन अगेन के कंडीशंस के अंदर अगर ऑस्ट्रेलिया को आप देखते हैं कि जहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं आप टर्न और बाउंस थोड़ा सा ज़्यादा, तो आई थिंक ही कैन बी इक्वली वहाँ पे भी उसकी वैल्यू होगी वहाँ पे कि जगह के ऊपर उसका बॉल अगर पड़ता है तो वहाँ पे टर्न और बाउंस तो उसको मिलता है वहाँ पे। तो कॉन्फिडेंस तो है सबके ऊपर है, लेकिन ऑब्वियसली शादाब फर्स्ट चॉइस आपकी है वहाँ पे, और यू नेवर नो कि वहाँ पे आपको शायद 2 रिस्ट स्पिनर्स भी खिलाने पड़ सकते हैं। अगर आज आप पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में देखें तो एक बड़ी नई चीज़ भी नजर आई आपको। जगह नहीं, 6वां बॉलर। चलिए इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि इंग्लैंड की विकेट्स कैसे गिरी थी, मैं हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं राशिद लतीफ़ से पूछता हूं कि जो इंग्लैंड का स्टाइल ऑफ बैटिंग की बात होती है, ऐसा लगता है कि कोई जिद है, हालांकि उनकी जो बैटिंग है वो 145 166 चेस कर सकती है। एक चीज तो नजर आ गई है, हम टारगेट सेट नहीं कर सकते, वो टारगेट चेज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो उनका एक स्टाइल ऑफ प्ले है, ऑब्वियसली बॉलिंग यूनिट अगर आप पाकिस्तान के तो आप कहेंगे चांस है, बिकॉज हमें पता है कोई अनप्लेएबल डिलीवरीज नहीं, कोई अपनी जो कंडीशन होती है उसमें जो ये शॉट्स ये मारते हैं पाकिस्तान में या यहाँ पे कम लगते हैं। इनकी कितने बैट्समैन जो हैं कराची में 3 मैचेस में ये बीच में से मारते हुए या तो बोल्ड हो गए या सीधा कैच गया है वहाँ पे, तो यहाँ पे इनको इश्यूज नज़र आ रहे हैं। लेकिन जहाँ पे फ्लैट पिचेस थी, जब बैटिंग पहले की जो 200 की है वो उनके लिए, और उस वक्त तक हमारे बॉलर शायद रेडी नहीं थे कि इतनी मार लगेगी। जब पुरानी बॉल हुई एक मैच में, जब उतर रहे थे शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल की और उन्होंने मारा, उसके अगले मैच में दोनों टीम ने लेंथ अपनी चेंज की है और फुल लेंथ हो गए और यॉर्कर हो गए। वहाँ से देखें अभी तक ज़्यादा रन नहीं बन रहे, क्योंकि शुरू के 2 मैचेस में ऐसे ही खेल गए, लेकिन दोनों टीम के बॉलर ने कोशिश की है लेंथ को आगे रखा जाए। और जब रिवर्स हुआ है तो हम दोनों टीम ने, ये नहीं एक टीम, दोनों टीम ने रिवर्स में बॉलिंग बहुत चेक की है। पाकिस्तान ने आज एडवांटेज लिया, क्योंकि 100 रन पे जो बात है जैसे बताया उन्होंने 15 ओवर में, उसमें तो लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान 120 रन भी कर सकता है, लेकिन वहाँ पे 145, जो कि मेरा नहीं ख्याल इंग्लिश टीम सोच सकती थी कि हम चेज नहीं कर पाएंगे। तो अभी तक हमारे जो प्लेयर्स हैं मोस्टली लाहौर की पिचेस की बहुत ज़्यादा यूज़फुल है या कराची की, इनको अभी तक वो वैसी शॉट्स नहीं मार पा रहे, बिल्कुल बीच की बॉल को मार देते हैं। लेकिन जहाँ पे थोड़ी सी बॉल नीचे रहती है या तेज़ निकलती है, मलान को देखें ना, वो उनको 4 बॉलें बीट हुई तो पीके बैंड की डकेटें मारी और वो आउट हो गए। तो मेरे ख्याल से बाउंस इनको एक्यूरेट नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से इनको इश्यूज आ रहे हैं। देखते हैं फॉलो विकेट्स इंग्लैंड के, जिस तरह से इंग्लैंड ने अपनी विकेट्स गंवाई हैं पाकिस्तान की बॉलिंग के अगेंस्ट। वी नो इट के राइट फ्रॉम द वर्ड गो पावर प्ले हो स्टार्ट करते हैं। एलेक्स हेल्स थे सबसे पहले। बिल्कुल, देखें एलेक्स को हमेशा से प्रॉब्लम होता है लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट, और आज 2 मैचों में परफॉर्मेंस नहीं थी तो आज वो उन्होंने अटैक करने की सोची है। लेकिन आई थिंक नवाज नया बॉल बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, इवन के मिडल ऑर्डर में मिडल में भी आके बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। दिस वाज अगेन अ चांस, ऑप्शन था कट के लिए जाता तो ज़्यादा इजी था, लेकिन फिर वही कोशिश की फिल सॉल्ट ने भी कि मैं जो स्केल लेग के ऊपर से शॉर्ट बॉल देख के खेला है, अच्छा बॉल था। आई थिंक ये थोड़ा सा अनलकी था, लेकिन प्लान भी ठीक था कि आपने पॉइंट का फील्डर पीछे ले लिया कि वो बीच में थर्ड मैन और पॉइंट के बीच में खेलते तो यू हैव अ फील्डर देयर, और जिस तरह हमें कामयाबी हुई बेंडेकर ने आज हमें
इतना ज़्यादा तंग नहीं किया। उसके बाद शादाब Good एक ball, दफ़ा ये फिर बहुत अच्छा। जिसकी बात राशिद भाई कर रहे हैं कि विद इन द स्टंप्स बॉलिंग करना और फिर और रिव्यू भी अच्छा करना। किया ये, रिव्यू लग रहा था कि ऊपर से जा रही है। मुझे तो ये लगता है कि क्या कहते हैं, इनको भी समझ नहीं आती गूगली की, इंग्लैंड प्लेयर्स को भी। हम अपने की बात कर रहे थे। और इफ्तिखार ये थोड़ा सा वो लग रहा था ना, आज आउट था, लेकिन ये कि इफ्तिखार अपने एक्सपीरियंस से आउट कर जाता मुझे आउट लगता है। अच्छा दिया है हसन ने। अच्छा, ये बता दें, मैं आपसे पूछता हूँ, मोहम्मद वसीम हमारे साथ हैं, ये वर्ड बहुत है, यूज़ किया जाता है, इंटेंट। दो टीमों को अगर कंपैरिजन करें कि एक टीम ये हट रही है, मारने की कोशिश कर रही है, दूसरी टीम जो है वो विकेट्स थोड़ी सेव कर रही है, एक्चुअली है क्या ये वर्ड? कोई भी प्लेयर इंडिविजुअल टीम हारना तो चाहती नहीं, तो इंटेंट क्या चीज़ है? देखिए, इंटेंट बेसिकली वट एवर द रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर देखिए अब ऐसी हिटें मार के अगर पाकिस्तान टीम के आउट होती है विकेटें ऐसे, फेंकी हैं बोले। तो आपने यहाँ पे पूरा शो उसके ऊपर ही कर देना था। अब वहाँ पे उनके इंटेंट की बात हो रही है, मैच तो हार गए, लेकिन इंटेंट उनका अच्छा था। फॉर मी एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स कि जो रिक्वायरमेंट की आप 145 चेज करें या 200 चेज करें, आपने जो गेयर शिफ्टिंग आपने उस हिसाब से करनी है, और जो भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे पावर प्ले की, मिडिल ओवर्स की, आखिर में कितने रन आपने छोड़ने हैं, तो इंटेंट उससे अटैच है। ये नहीं कि आपने हर बॉल के ऊपर ही। हाँ, एक जो चीज़ है कि इंटेंट आपका जो एक नेचुरल एक T20 में होना चाहिए, यू ऑलवेज लुकिंग फॉर रन्स, ठीक है। तो उसमें ये है कि आपका इंटेंट हमेशा रन्स के लिए होना चाहिए, नॉट नेसेसरली कि आपने 6 छक्के ही मारने हैं उसके अंदर। उसके अंदर ये है कि यू ऑलवेज लुकिंग फॉर रन्स। तो इंटेंट बेसिकली जो भी आपकी सिचुएशन है मैच की, कि अगर आपको 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना है तो आपका इंटेंट 200 स्ट्राइक रेट होना चाहिए। अंडर 80 की रिक्वायरमेंट है, अंडर 60 की रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका टीम का एक प्लान बनता है। फिर मैं कहूँगा कि फार्मूला जो टीम का, हमारी टीम का भी है, उसके अंदर भी आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं कि सर्टन प्लेयर्स सर्टन स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। एट टाइम्स उसके ऊपर डिबेट होती है, बट अगेन इन द एंड जब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं देन यू कांट क्वेश्चन कि आपका ठीक है, एक विनिंग आपका फार्मूला चल रहा है। बाकी इंटेंट की जो आप बात करें कि निचले बैट्समैन जो जस्ट व्हाट वी बिलीव के हमारे अगर हिटिंग एबिलिटीज़ की बात करते हैं कि कौन हमारे हाई स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं, बाउंड्री को क्लियर आराम से कर सकते हैं, तो वो जो बेस्ट अवेलेबल आपके प्लेयर्स थे वो आपको इस टीम के अंदर, स्क्वाड के अंदर वो नज़र आते हैं। उसी इसमें ये है कि इंटेंट जो है नज़र आ रही है। 5 स्कोर कार्ड मेरे सामने है, पाकिस्तान जीता भी है, लेकिन 3 जो हमारे पास बैट्समैन है ना, 4, 5, 6 या 3, 4, 5, उनका स्कोर 50, 35, 36 तीनों को मिला के 5 मैचेस के अंदर। एक मैच में जिसमें हम जल्दी हार गए, वो मतलब आउट हो गए थे ऊपर से 18-20 पे, ऊपर से 3 आउट हो गए थे, उसमें एक इनिंग अच्छी है जो कि शान मसूद लेके गया, जो कि 70-80 से ऊपर है। 3 बैटर्स जो हैं 4, 5, 6 या 3, 4, 5। तो इशू ये नहीं है कि पाकिस्तान जीत रहा है, इशू वहीं पे आके खड़ा हो रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करें। इसमें कुछ का नंबर इशू ये नहीं है कि पाकिस्तान जीत रहा है। नहीं इशू वो तो जीत रहा है, ठीक है ना, वो कोई मसला नहीं है। वैसे ही कर लेते हैं। अगर आपने देखा होगा कि अगर आप पोस्ट मैच भी सुने, कैप्टन कहते हैं कि वी वर प्रॉब्ली 15-20 शॉट, जो एक्सपेक्टेशन, आप पावर प्ले में कंसिस्टेंटली 50 कर रहे हैं, आप 10 ओवर में 80 कर रहे हैं, 15 ओवर में 120 भी कर रहे हैं, विकेट्स आपके पास हैं 7 हैं 8 हैं, बट हमारे जो नंबर्स रहे हैं सर्टन मैचेस में, बैटिंग फर्स्ट और चेजिंग, आखिरी 5 ओवर में 38, 41, 44 विद विकेट्स इन हैंड, वो जो फिनिशिंग जो चीज़ है, चाहे बैटिंग फर्स्ट या वो जो चेजिंग में है, वो कहीं आपके ख्याल में इज अ बिट, इट कुड बी बेटर ऑफ कोर्स। आई थिंक बैटिंग फर्स्ट, आई थिंक ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है सारी टीमों को, अगर आप देखते हैं और टीमों को भी, कि वो डिफरेंट टीम नज़र आती हैं जब वो चेस कर रहे होते हैं। और हमारा भी वही एक पैटर्न है कि देखें, आपने 200 की बात की, हमने 200 भी चेस कर लिया, और विकेट भी आपने उसमें नहीं खोई है। तो वही प्लेयर्स आपके उन्हें स्टेप अप किया, वो इंटेंट की जो आप बात कर रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से खेले, वो 200 उन पर डाउट नहीं है, डाउट किसी पे नहीं है, वो तो 2 है ना, 2 के बाद जो 100 है ना, उनका मतलब आ रहा। नहीं, देखिए, पहली बैटिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, सारी टीमों को आ रही है कि वो व्हाट इज़ अ गुड टारगेट अगर वो कर भी लेते हैं तो उसका फिर फार्मूला क्या है कि हमने किस तरीके से खेला। आपने पावर प्ले की बात की है, तो आई थिंक जब 200 रन भी बनते हैं, 220 भी बनते हैं, तो पावर प्ले में आपको शाज़ नाज़र आपको कभी ना 6 ओवर में 70 या 70 अबाव नजर आएंगे। एवरेज अगर आप देखते हैं यही 50 के अराउंड, 55, 52, यही आपको एवरेज एक नज़र आता है। तो जो बात आप फिनिशिंग टच की करें, डेफिनेटली वो एरिया है कि वहाँ पे अगर रन्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो हमारा फार्मूला ऐसा है कि जिस तरीके से हम खेल रहे हैं कि हम आखिर के लिए वहाँ पे ओवर्स जो बचते हैं वहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है जी कि वो ज़्यादा रन्स, वहाँ आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए, हाई स्ट्राइक रेट से आपने खेलना है। लेकिन अगेन उसके भी एक मतलब लिमिट तो नहीं मैं बोलूँगा, यू नो वी नीड टू बी रियलिस्टिकली कि एक रियलिस्टिक टारगेट देना है हमने अपने जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन। 3 बॉलों पे 13 की है,
रन तो सिर्फ 13 थे, लेकिन वो वैल्यू उनकी बहुत ज्यादा थी, वो इम्पैक्ट था फिनिशिंग। बिल्कुल ऐसे ही, और इनका रोल भी ऐसा ही है। आई वुड एक्सपेक्ट कि आसिफ अली अब जाएगा, अगर 4 ओवर रह गए हैं तो वो लाजमी आपको 50 रन करके देगा। देखेंगे, आपको देखेंगे, और उनका स्ट्राइक रेट और उनकी उस डे के ऊपर उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी, विनिंग कंट्रीब्यूशन थी, वो कितना मैटर करती है। अगेन मैं कहूँगा कि इसके अंदर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मैं यहाँ बैठ के मैं ये नहीं कहूँगा कि वी ऑल वेरी गुड, सब चीज़ें सॉर्टेड हमारी, बट दैट्स व्हाट वी आर होपिंग कि इनको दोबारा इस तरह के मौके जब मिलते हैं, वी एक्सपेक्ट देम टू परफॉर्म बेटर। लेकिन बात फिर वही है कि पास में इनको इतने ज़्यादा मौके इस तरह के नहीं मिले हैं जहाँ पे हमारा टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो गया और इनको इस तरह से लंबे ओवर्स मिले। आप एग्री करते हैं कि जब हम लोग पहले बैटिंग कर रहे हो तो विकेट्स इन हैंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स। फिर मैं कहूँगा कि चेस करते हुए भी, एज अ क्रिकेटर, नॉट एज अ सिलेक्टर, आई एम नॉट आस्किंग दिस क्वेश्चन, देखिए वही सिलेक्टर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप 10 ओवर में आपकी एक भी विकेट नहीं गिरती और 20 ओवर में अगर आपके 4 आउट होते हैं या 5 आउट होते हैं, डू यू थिंक वो रियलिस्टिकली ठीक है कि अगर हम फिनिश भी 160 पे करें या 150 पे करें? देखो, मैं डिफेंड करूंगा यहाँ पे, डिपेंड करता है पिच कैसी है। नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। हम अगर 10 ओवर में 80 करने के बाद की बात करूँ मैं, 10 ओवर में 80, 85, 87 करने के बाद की बात करूँ कि 10 ओवर में 87 विदाउट ए लॉस हो हमारा, और उसके बाद आप ये समझते हैं कि अगर हम 150 पे फिनिश कर रहे हैं, सो दैट इज आपको लगता है कि ये T20 क्रिकेट की डिमांड है इस तरीके से? देखिए, इसमें बात फिर वो फार्मूले की आ जाती है कि ऑब्वियसली आपका एक पार स्कोर आपके जेन में होता है जी कि इस पिच पे हम पहले बैटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 170 बनाना है, 180 एक्सेट्रा, जो भी आपके एक जेन में होता है, फिर उसको आप कंस्ट्रक्ट करते हैं जी अपने पावर प्ले में अराउंड इतने रन होने चाहिए, 10 ओवरों में इतने रन होने चाहिए। विकेट्स का कॉलम उतना इंपॉर्टेंट शायद नहीं है कि उसके अंदर आपकी 1-2 विकेटें ऊपर नीचे भी हो जाती हैं। स्टिल आई थिंक यू नीड टू रिमेन ऑन कोर्स, कि उसमें आप जो पार स्कोर है या आप टारगेट चेज कर रहे होते हैं, यू वांट टू बी अराउंड दैट, आपसे बहुत पीछे नीचे नहीं रह सकते हैं, यू वांट टू बी अराउंड दैट और अबव दैट, स्पेशली व्हेन यू आर चेजिंग। तो वो डिपेंड करता है कि आपके जो ऑब्वियसली आप खुद बॉलिंग आपने इतनी ज़्यादा की हुई है, समटाइम नए बॉल से रन्स करना आसान होता है, समटाइम मुश्किल हो जाता है आपके लिए कि पहले 10 ओवर्स में, फिर वो जो राशि भाई बात कर रहे हैं कंडीशंस की या पोजीशन की, कि 10 ओवर्स पहले कौन से बॉलर्स कर रहे हैं, तो 10 ओवर्स में हमने ज़्यादा रन्स बनाने हैं या आखिरी 10 ओवर के लिए ज़्यादा रन ने छोड़ने हैं, तो वो जो डिसीजन होता है दैट्स वेरी क्रूशियल। समटाइम्स होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं निचलों के लिए, उस टाइम पे बॉल एट टाइम रिवर्स भी कर होता है, पुराने बॉल से उस तरह की हिटें भी नहीं लगती, पिच भी थोड़ा सा ग्रिप कर रहा होता है, तो ये सारे फैक्टर्स देखते हुए, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि जो फार्मूला आपका चल रहा है उसके अंदर मैं डेफिनेटली कहूँगा कि उसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश होती है और उसमें चीज़ें सीखते हैं। जिस मैच का आप भी जिक्र कर रहे हैं ऑब्वियसली उस पर बात डेफिनेटली टीम थिंक टैंक एक लास्ट क्वेश्चन है वसीम भाई, काफ़ी लोगों के जेहन में ये है और काफ़ी सुनने में या देखने में आता है, लोगों की अभी भी ये एक्सपेक्टेशन है कि शायद वर्ल्ड कप से पहले 15 अक्टूबर से पहले टीम में कुछ चेंजेस हो जाए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा उस पर वो फर्म है कि उस पर जो भी अपनी टीम अनाउंस की हुई है, मेरा जो कंसर्न है वो इंजरीज वाला है कि फ़खर की जो इंजरी है उसकी अपडेट हम साथ साथ ले रहे हैं कि कहाँ तक वो जाती है, कब उसकी फाइनल कॉल आ जाती है, और साथ में शाहीन शाह अफरीदी की, तो वो ऐसे सर्कमस्टांसिस है आई एम श्योर, और दुआ भी है कि वो दोनों फिट हो जाएंगे। अगर उनका कुछ चीज़ें ऑन कोर्स नहीं होती हैं देन ऑब्वियसली वी हैव टू लुक इनटू। इंजरीज के अलावा बात करूं कि जिस तरह हमारा मिडल ऑर्डर है, जिस पे हम लोग इतना ज़्यादा बिलीव है हमारा, या शाहीन तो एक वो है ना कि वो अभी अनफिट है, वो पता नहीं कंप्लीटली रिकवर करते या नहीं करते। 15 में आप लोगों ने फ़खर को भी अनाउंस नहीं किया, ही इज़ इन द रिजर्व्स, ही इज़ नॉट इन द 15। सो द क्वेश्चन इज़ कि ये जो भी आपने 15 वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस किया है एक्सेप्ट शाहीन, क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 14 लड़के यही होंगे जो जा रहे हैं? नहीं, ऐसा सच अभी हमारा कोई इस तरह पे सोच भी उस तरफ नहीं गई है कि हमने इनको चेंज करना है। लेकिन यही लड़के, बात फिर वही आ जाती है कि अगर आप पिछले 1 साल से देखते हैं टीम की परफॉर्मेंस भी अगर आप देखते हैं, जो फैन एंगेजमेंट है वो देखते हैं, जितना इस टीम को फॉलो किया है, जितनी खुशियाँ इस टीम ने आपको दी है, चाहे वो वर्ल्ड कप से देखते हैं आप एशिया कप तक, इन बिटवीन जितने मैचेस आपने खेले हैं, तो एकदम से आप वो कहते हैं ना कि 1 साल की जो प्लानिंग है आखिर में आके चेंज करना, आई थिंक ये भी एक प्लेयर के साथ भी जाती होगी और टीम के साथ भी जाती होगी। और इतना बड़े इवेंट के लिए कि एकदम से आप लेट से क्या, अगर आपका तंजीब फलाना लड़का डोमेस्टिक के अंदर, हालांकि इतने हैं कोई नहीं, आप भी इस पर एग्री करेंगे, तो कोई नाम इसलिए आप नहीं लेते हैं और भी कोई नहीं लेता है इसके अंदर, तो एकदम से उनको वर्ल्ड कप के इवेंट के लिए पिक करना, तो वो भी ज्यादा उस लड़के के साथ भी होगी। और जो सवाल छोड़ दिया मैंने, इसका जवाब। चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, वादा है छोटा ब्रेक है, और उसके बाद आके हम कोई खत्म नहीं हुआ, नहीं हम ज्यादा देर नहीं बैठेंगे, हम सिर्फ सम अप